हम लोगों ने लास्ट टाइम ही देखा था, मैंने आपको बताया था कि जब कॉन्ट्रैक्ट सेट हम लोग दिखते हैं तो सबसे पहला पेज कॉन्ट्रैक्ट सेट का होता है, उसका टाइटल, मतलब प्रोजेक्ट का टाइटल कौन सा है, उसका एड्रेस कहाँ पे है। कभी कभी पहली ही शीट पे इंडेक्स होती है ना कि इस कॉन्ट्रैक्ट सेट में कौन कौन से पेजेस होने वाले हैं, कौन से पेज पे कौन सी ड्राइंग रहने वाली है। नेक्स्ट पेज होता है जनरल इंस्ट्रक्शंस का। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस में हम लोगों को कौन से इंस्ट्रक्शन देखने पड़ते हैं, स्ट्रक्चरल ड्राइंग से, मतलब स्ट्रक्चरल नोट्स हमको पढ़ने पड़ते हैं। स्ट्रक्चरल नोट में क्या क्या स्ट्रक्चरल में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी हुई है वो चीज हमको देखना पड़ता है। उसके बाद आता है फाउंडेशन प्लान, फिर आते हैं फ्लोर प्लान, मतलब फर्स्ट फ्लोर जितने फ्लोर होंगे उसमें, फिर रूफ आएगा, फिर उसके सेक्शन पार्किंग आएंगे। तो अभी जो नेक्स्ट मॉडल आने वाला है उस नेक्स्ट मॉडल में यही चीज बताई गई है कि आपको प्लान कैसे फिल आउट करना है। करेक्ट, मतलब प्लान में अगर कुछ लाइन दिख रही है, डॉटेड लाइन दिख रही है, फिर या फिर कंटिन्यूस लाइन दिख रही है, तो वो लाइन का मीनिंग क्या है। उस लाइन के ऊपर कुछ लिखा होगा, डब्ल्यू लिखा होगा या फिर ऐसे कुछ लिखा होगा, तो उसका मीनिंग क्या लेना है। कॉलम्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, बीम्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, ये चीज आपको बताई रहेगी। उसके बाद कॉन्क्रीट कैसे दिखाई, मतलब दिखाई देगा कॉन्ट्रैक्ट सेट में, वो चीज उसमें बताई गई है। फिर आपको फुटिंग, फिर प्रोजेक्शन, एम्बेडमेंट, एंकर बोर्ड का वो कैसे फाइंड आउट करना है, ये सारी चीजें आपको इस मॉडल में बताई गई। जैसे मैं आपको अभी लास्ट टाइम मैंने आपको रिकॉर्डिंग शेयर की थी, आप लोगों ने रिकॉर्डिंग देखी होगी। मैं भी वही चीज करूंगा, आपको फिर से वही वीडियो दिखाने वाला हूँ, मतलब जो मॉडल का है। और बीच बीच में मैं आपको जहां जहां पे मुझे एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी, आपको एक्सप्लेनेशन में वहां पे दे दूंगा, ठीक है, सो दैट आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, है ना। मैं अभी वीडियो स्टार्ट कर देता हूँ और बीच बीच में मैं आपको वीडियो रुका के उसके बारे में एक्सप्लेन करते रहूंगा, ठीक है। The drawings which are prepared by architects and engineers for construction of a new building, an addition, or remodeling may be referred as design drawings, working drawings, contract drawings, or construction drawings. The designer may also issue separate specifications or other pertinent information. When all the information issued by the designer is talked about together, it may be referred to as the contract documents or construction documents. These terms are used interchangeably throughout the industry. In this training program, these drawings will be referred to as design drawings. In the past, these drawings were made on manual drafting boards, but today are prepared primarily with the aid of computers and special software. It is very important for the structural detailer to have an understanding of how to read all the plans and specifications in the design drawings. The specifications tell how the work is to be accomplished, and the design plans show the structural layout and details for the contractors and suppliers, including the structural steel fabricators and erectors. The title sheet on the design. अभी आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे बताया गया है ना कि जो डॉक्यूमेंट आता है उसको कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट, कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट या फिर डिजाइन ड्राइंग ऐसे कहा जाता है। कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, हम लोग जनरली कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट बोलते हैं, क्योंकि आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट मिला होता है ना कि डिजाइन, मतलब जो भी ड्राइंग है उसमें से आपको ये बनाना है, मॉडल क्रिएट करना है या फिर उसका ड्राइंग प्रोड्यूस करना है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट आता है जिसमें आपको स्ट्रक्चरल ड्राइंग, आर्किटेक्चरल ड्राइंग, जितने भी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, प्लम्बिंग ड्राइंग, सारे ड्राइंग आते हैं, ये आपको इंक्लूड होकर के आते हैं। उसके साथ साथ आपको एक स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट आकर के आता है ना। स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट क्या होता है कि जिसमें जितने भी वेंडर्स काम करेंगे उसके लिए कुछ स्पेशल नोट्स दिए जाते हैं। जैसे अभी आपका स्टील के रिलेटेड काम है, तो जो स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट रहेगा उसमें सेक्शन 5, मतलब उसमें सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1 से लेके कुछ सेक्शन 19, 20 जैसे सेक्शन होंगे ना, जितने वेंडर्स काम करेंगे। इसमें देखो कि सेक्शन 5 स्टील के लिए है, सेक्शन 6 चेयर्स के लिए रहेगा, सेक्शन 7 सपोज हैंडल्स के लिए या फिर शिप लैडर्स के लिए। उसके बाद सेक्शन 9 जो होता है वो पेंट के लिए रहेगा। मतलब ये जो सेक्शंस रहेंगे इनमें सारी इंफॉर्मेशन रहेगी कि आपको स्टील में, अगर आपको स्टील के रिलेटेड काम करना है तो आप स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट पढ़ो। तो स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें रहती है कि जैसे डब्ल्यू शेप्स होंगे या फिर जितने भी शेप्स यूज होने वाले हैं उनके ग्रेड्स वहां पे दिए हुए रहेंगे। फिर वहां पे दिया हुआ रहेगा कि आपको जो इरेक्टर रहेगा वो कैसे काम करेगा या फिर रिटेलर का काम क्या है, उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है। उसके बाद उनकी फिनिशिंग वर्क कैसे रहेगा स्टील का,
उसके बाद एम्बेड में कोई चीज आ रही है तो उसको कैसे पेंट देना है, कैसे क्या करना है, फिनिश कौन सा प्रोडक्ट मतलब फिनिश कौन सा देना है ना, क्लीन किस मेथड से करना है, ये सारी चीजें आपके स्किल वाले स्पेसिफिकेशन पॉइंट पर रहेगी। तो ध्यान रखना, जब भी हमारे पास ड्राइंग आती है तो हमारा जो स्पेसिफिकेशन हमको रीड करना होता है। अभी स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट ऑलमोस्ट 1000-2000 पन्नों का होता है, लेकिन हमको सारा देखने की जरूरत नहीं, सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है। हमारा काम कौन सा है, स्किल रिलेटेड काम है। जैसे मैंने आपको कहा कि कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट जब हम लोग लेते हैं तो जो पहला पन्ना होता है उसमें हम लोग कौन सी नोट्स पढ़ते हैं, सिर्फ स्ट्रक्चरल स्किल की नोट्स पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग स्ट्रक्चरल स्किल पे काम करने वाले। तो सेम चीज है कि स्पेसिफिकेशन जब हम लोग काम करेंगे स्पेसिफिकेशन पे, तो स्पेसिफिकेशन पे हमारा फोकस कौन सा रहेगा कि सेक्शन 5 पे। सेक्शन 5 में क्या चीज होती है, स्ट्रक्चरल स्किल के नोट्स होते हैं, तो वो नोट्स हम लोग रेफर करेंगे सारे के सारे, जिससे क्या है कि कुछ भी चीज मतलब डॉक्यूमेंट में क्या चीज लगने वाली, कनेक्शन कौन देने वाला है, कनेक्शन डिजाइन से होने वाला है कि नहीं, सारी इंफॉर्मेशन आपको सेक्शन 5 में सेक्शन 5 में मिल जाती है। समझ में आया? अगर आप स्टिल शेयर से रिलेटेड काम कर रहे हो तो आपको सेक्शन 6 देखना पड़ेगा, है ना, आगे वाले सेक्शन। तो आप फैमिलियर होते जाओगे, मैं आपको दिखाऊंगा जब ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी ये मॉड्यूल, तो मैं आपको डॉक्यूमेंट भी दिखाऊंगा और वो स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट भी दिखाऊंगा जहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, अब ये देखो, ये जो अभी नेक्स्ट स्लाइड आई है उस स्लाइड में आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाया गया है, स्ट्रक्चरल डॉक्यूमेंट दिखाया गया है, जिसमें आपको इंट्रोड्यूस करेंगे कि पहले शीट पे क्या चीज रहेगी, नेक्स्ट शीट पे क्या क्या चीज आने वाली है ना, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। Design drawings, similar to the example shown, will indicate all the drawings included in the set. In this example, the title lists the following categories: site, architectural, structural, plumbing, HVAC, and electrical. In this presentation, we will be concentrating on the information shown on the structural sheets of a building prepared specifically for this training series. Notice that the structural sheets are labeled S1, S2, etc. Because the drawings you receive from various architectural and engineering firms may vary in how complete the plans and details are in a drawing set, detailers should ask questions if there is any doubt of the intention of the preparer of the drawing. अभी आप लोगों ने पहला पेज जब नोटिस किया, वहां पे देखो स्ट्रक्चरल, आर्किटेक्चरल, फिर साइट, एचवीएसी, ऐसे लिस्ट दी हुई है, ये कुछ लिस्ट थी। तो उस लिस्ट में आपको समझ में आया कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग रहेगी Following उसमें क्या क्या, categories: देखो यहाँ पे लिखा है साइट, आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल, प्लम्बिंग, एचवीएसी, इलेक्ट्रिकल। मतलब ये जब कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट आएगा तो इसमें इतनी सारी ड्राइंग्स रहने वाली है ना। तो उसमें देखो ये रहेगा प्रोजेक्ट का नेम, ऐसे मतलब अभी ये स्पेसिफिक आपको सिर्फ एग्जाम्पल लिए गए, जितने भी प्रोजेक्ट का नेम आपको पहले पेज पे दिखेगा, उसका मैप दिखेगा कि उसकी साइट लोकेशन क्या है ना, लोकेशन मैप रहेगा। ये डॉक्यूमेंट का टाइप है, मतलब ये रहेगी उसकी टाइटल शीट। उसके बाद आप अगर देखोगे various architect जब भी डॉक्यूमेंट आता है तो उसके बॉटम में, है ना, राइट बॉटम में आपको एक ब्लॉक दिखेगा जिसको हम लोग टाइटल ब्लॉक बोलते हैं। तो टाइटल ब्लॉक में आपको चीजें समझ में आएगी कि उसने नीचे देखो S1 लिखा हुआ है ना, S1 है, S2, S3। अब ये क्या है कि जहां जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट आपको मिलेंगे, हर एक में जो नेम रहता है शीट का नेम वो अलग अलग हो सकता है ना। किसी शीट में वो S100 से स्टार्ट होगी या फिर S0 से स्टार्ट होगी, कभी कभी SD भी लिख के आता है ना, स्ट्रक्चरल डॉक्यूमेंट 01, SD02, SD03। तो वो रहेंगे उस शीट के नेम। जैसे आर्किटेक्चरल ड्राइंग अगर आप रेफर करते हो तो उसमें ए से लिख के आता है, A100, A101, A102, मतलब वो शीट के नेम्स हो गए। ठीक है, तो राइट बॉटम में आपको वो चीज मिलेगी। intention of the preparer of the drawings. The first drawing in a set of structural design drawings is usually either a full sheet of project structural specifications or the foundation plan. This sheet is often labeled as drawing S1. Notice the specifications for this project are on the right-hand side of the foundation plan. On many projects, the specifications will not be listed on the design drawings. You could find this information listed in a specification book, which would accompany the design drawings. These specifications will tell the detailer specific information about what materials are to be used and what detailing practices are to be used. We have combined these, as indicated on sheet S1.
The materials specifications will indicate what grade of material is to be used for W shapes, other shapes, plates, hollow structural sections, what grade of bolts and anchor rods, plus what type of welding rod that must be used for arc welding. You will also find general information about the roof deck material. In the welded construction category, information is given about the welder qualifications required and the welding inspection process. The last section of this specification is bolted construction information. The first item under bolted construction calls for spacer plates at 1/3 points of their length for double angles. This refers to two angles which are connected together so they act as a single member. These members are usually used for bracing. The next item spells out the bolt diameter and hole size to be used when members are assembled. Next listed is the minimum number of bolts to be used at the connections between beams, girders, and columns, depending on the depth of the member being connected. The last specification is the finish required on the steel. In this case, there is no paint required on the steel, but some projects may require the steel to be cleaned and painted in a particular fashion, depending on the use of the building. The foundation plan. अभी आप अगर देखोगे इसमें तो सबसे पहला पेज जैसे मैंने आपको बताया कि आइदर वो जनरल स्पेसिफिकेशंस का रहेगा या फिर आपको फाउंडेशन प्लान मिलेगा, है ना। अगर स्पेसिफिकेशन दिया नहीं है तो आपको फाउंडेशन प्लान मिलेगा। अब क्या होता है कि ऐसा नहीं होगा, मैक्सिमम 99% प्रोजेक्ट में स्पेसिफिकेशन आता ही है, जनरल नोट्स आते ही है, जिसमें आपको कौन सी डिजाइन मेथड यूज करनी है ना, एएससी की कौन सी मेथड है वो यूज करना है, मतलब एएसडी यूज करना है, एलआरएसडी यूज करना है, या फिर वेल्डिंग की प्रोसीजर कैसे होने वाली है वो दिया होता है। फिर जितने भी मटेरियल्स है उनके ग्रेड दिए होते हैं, जैसे वहां पे लिखा था कि रॉड का ग्रेड कौन सा रहेगा, एच शेप का कौन सा, डब्ल्यू शेप का कौन सा ग्रेड, एच का कौन सा ग्रेड, वो दिया है। उसके बाद दिया होता है कनेक्शन, मतलब बोल्टिंग का क्राइटेरिया दिया होता है कि आपको कौन से बोल्ट यूज करने हैं, जेवर डाया बोल्ट यूज करने हैं, फिर आपको बोल्टिंग टाइटनिंग मेथड कौन सी यूज करनी है ना। हम लोग बोल्टिंग जब पढ़ेंगे उस टाइम पे आपको चीज आएगी कि टाइटनिंग मेथड क्या होती है, बोल्ट के टाइप क्या होते हैं, लेकिन ये सारी चीजें कहाँ पे होती है, जनरल इंस्ट्रक्शंस में होती है, पहली शीट पे होती है ना। कभी कभी आपको ये चीजें पहले पेज पर ना मिलते हुए, जैसे अभी आप फाउंडेशन प्लान देख रहे हो तो उसके साइड में जैसे यहाँ पे नोट डाउन किया था कि उसके साइड में एक ब्लॉक दिया था जिसमें लिखा हुआ था स्पेसिफिकेशन, जहाँ पे जनरल स्पेसिफिकेशन, बोल्टिंग स्पेसिफिकेशन, बिल्डिंग स्पेसिफिकेशन सारी चीजें थी, या फिर पेंट रिक्वायरमेंट कौन सी है ना, पेंट कौन सा यूज करना है, या फिर आपको सरफेस प्रिपरेशन कौन सा देना है, ये चीज आपको नोट डाउन की होती है जनरल इंस्ट्रक्शन। अगर जनरल इंस्ट्रक्शंस का पेज छोड़ दे उसके बाद आता है आपका फाउंडेशन प्लान। अभी फाउंडेशन प्लान से हमारा काम स्टार्ट होता है, अच्छे से काम स्टार्ट होता है, ठीक है। क्योंकि जब आपको बिल्डिंग मतलब बनानी है तो सबसे पहले काम कौन सा रहेगा, आपको ग्रिड्स डालनी है ना। मतलब आपको सबसे पहले देखना है कि ग्रिड्स कहाँ से आएंगी, आपके मेंबर्स कहाँ पे इनपुट होने वाले हैं, है ना। उसके बाद अगर आप कॉलम को इनपुट करोगे तो आपको कॉलम इनपुट करते टाइम आपको पता होना चाहिए कि कॉलम कहाँ पे आने वाला है। आपको कहाँ से पता चलेगा, ग्रिड लाइन के इंटरसेक्शन पे कहाँ पे आ रहा है, या फिर कौन सी ग्रिड लाइन से वो कितने डिस्टेंस के ऊपर चाहिए, है ना। कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट आपको पढ़ना है, उस हिसाब से आपको उनको इनपुट करना है। अब क्या होता है कि बीम जब आप डालते हो, जब आप प्लान देखते हो तो प्लान में आपको, मैंने जैसे लास्ट सेशन में बताया था कि जब भी आप प्लान देखते हो तो प्लान में आपको नोट्स होते हैं ना, उस शीट के स्पेसिफिक नोट्स रहते हैं कि प्लान नोट, हम जिसको प्लान नोट। तो प्लान नोट्स में क्या लिखा होता है कि बीम्स का एलिवेशन कहाँ पे होना चाहिए, है ना, टॉप ऑफ स्टील एलिवेशन कहाँ पे होना चाहिए, वो आपको नोट डाउन किया जाएगा। लेकिन कॉलम्स में वैसी चीज नहीं होती। कॉलम्स में आपको क्या होता है, कॉलम अगर इनपुट करना है तो कॉलम इनपुट कहाँ से लेके, मतलब बॉटम में कहाँ से लेके टॉप में कहाँ तक डालना है, ये चीज आपको फाइंड आउट करनी पड़ती है थ्रू द फाउंडेशन प्लान। अब फाउंडेशन प्लान में आपको क्या देखना पड़ेगा कि जो कॉलम में इनपुट करूंगा उसका बॉटम मुझे कहाँ पे फिक्स करना है ना, बॉटम फिक्स करना पड़ेगा पहले, और बॉटम फिक्स करने के बाद फिर आप उस कॉलम को ऊपर का इलेक्शन आप फिक्स करोगे। ऊपर का इलेक्शन कैसे फिक्स करोगे कि बिल्डिंग कहाँ पे एंड हो रही है, उस हिसाब से आपका कॉलम को टॉप रहेगा। लेकिन बॉटम अगर फाइंड आउट करना है तो मुझे सबसे पहले फाउंडेशन प्लान की स्टडी करनी पड़ेगी। तो अभी आगे की 2-3 स्लाइड में आपको पता चलेगा कि उन्होंने जो कॉलम इनपुट किए हैं वो कॉलम इनपुट कैसे किए है ना। अब ये चीज देखो, यहाँ पे एक प्लान दिख रहा है, इस प्लान में देखो ये डबल लाइन एक चीज दिख रही है ना, डबल लाइन, ये जो डबल लाइन दिख रही है पेरीफेरी में,
पेरीफेरी में जो डबल लाइन दिख रही है वो है वॉल की लाइन, मतलब कंक्रीट या फिर मेसनरी वॉल होगी उसकी लाइन। और वो जो डबल लाइन के नीचे देखो एक डॉटेड लाइन दिखती है, वो है फुटिंग की लाइन, मतलब वॉल के अंदर जो फुटिंग रहेगी वॉल फुटिंग उसकी लाइन है, मतलब वो कंक्रीट फुटिंग। ठीक, वो चीज आपको दिखती है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको नाम दिया है, मतलब उन्होंने कैप्शन दिया हुआ है कि इसको कैसे रीड आउट करेंगे। फुटिंग देखो, फुटिंग लिखी हुई है। ये चीज हमको क्या है कि सब काम में आती है। वॉल और कंक्रीट वॉल हम लोग तभी जाके काम में करते हैं जब आपका स्टील उस पर कनेक्ट हो रहा होगा, तभी जाके हमको ये जो वॉल है ये रेफरेंस के लिए हमको हमारे मॉडल में डालनी पड़ती है। अगर अपना कोई भी स्टील, मतलब कोई भी स्टील अगर उस वॉल पे नहीं लग रहा है तो हमको उन वॉल से कोऑर्डिनेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मतलब सोचो कि अगर ये देखो, ये जो अगर दिख रही है, ये वॉल दिख रही है ना मेरे यहाँ पे, कोई भी चीज यहाँ पे अगर वॉल दिख रही है, अगर इसके साथ मेरा स्टील कनेक्ट नहीं है तब तक मैं वॉल से कोई लेना देना नहीं। अगर उस पर मेरा स्टील लग रहा है तभी जाके मैं वॉल्स मेरे जो 3D मॉडल है उसमें डालूंगा। ठीक है, अदरवाइज मैं उस पर काम नहीं रखूंगा। मेरा काम क्या है कि यहाँ पे देखो ये स्टील के कुछ कॉलम्स दिख रहे हैं, है ना। अब क्या है कि आपको जब कॉलम्स देखोगे तो आपको क्रॉस सेक्शन दिखेगा। जब आप प्लांट में क्रॉस सेक्शन आपको कुछ चीज का दिखता है तो वो आप कंसिडर करोगे कि वो कॉलम है। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप रेफर करोगे तो सिर्फ आपको स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे आई शेप दिखेगा, यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है। ये जूम होगा आगे जाके तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे आपको क्रॉस सेक्शन दिख रहा है। जैसे मैंने कहा था कि कोई भी शेप आप अगर रेफर करते हो तो वो क्रॉस सेक्शन से रेफर किया जाता है। तो यहाँ पे आपको क्रॉस सेक्शन रेफर करते हुए दिखेगा कि यहाँ पे क्रॉस सेक्शन लिखा है और उसके आगे लिखा है W8/30 क्या, W8/31। यहाँ पे देखो W14 कुछ लिखा हुआ है 39, है ना। ये ऐसे क्रॉस सेक्शन लिखे हुए हैं। यहाँ पे एचएस कोई भी नहीं है, सारे W ही है। तो क्रॉस सेक्शन से आपको पता चल रहा है कि ये जो है मेरे ये सारे कॉलम्स है ना। तो कॉलम आपको डालने पड़ेंगे। ये आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जब मॉडल आप स्टार्ट करोगे, सॉफ्टवेयर स्टार्ट करोगे, सबसे पहले आपको ग्रिड लाइन ए डालनी पड़ेगी। फिर ग्रिड लाइन ए से 22 फीट 3 पे ग्रिड लाइन बी आएगी। फिर ग्रिड लाइन बी से 22 फीट नीचे सी आएगी। फिर सी से नीचे डी आएगी। अब ये जितनी भी ग्रिड लाइन डालूंगा मैं, तो ग्रिड लाइन कहाँ पे डालूंगा, जब आप जॉब स्टार्ट करते हो, है ना। तो सबसे पहले 0-0 ग्रिड आती है। और उस 0-0 ग्रिड के मैं जैसे कहा था मैंने, हम लोग कहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसको डालते हैं ना। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग सारी ग्रिड्स इनपुट करेंगे पॉजिटिव क्वाड्रेंट में। तो हम लोग वहां पे उनको इनपुट करेंगे 0-0 से कुछ पॉजिटिव साइड में लेके हम लोग इनको इनपुट करेंगे। तो सारी ग्रिड लाइन में पहले डाल दूंगा A B C D E, और वहां पे ऊपर पे जो है 1 2 3 4 5, इतनी सारी ग्रिड में सबसे पहले मॉडल में इनपुट कर दूंगा। उसके बाद मेरा काम क्या है कि मुझे फाउंडेशन में कितने कॉलम्स दिख रहे हैं वो कॉलम्स को मुझे इनपुट करना है। तो देखो ग्रिड लाइन बी और ग्रिड लाइन 2 इंटरसेक्शन पे मुझे कोई कॉलम दिख रहा है, फिर ग्रिड लाइन बी और 3 इंटरसेक्शन पे मुझे कॉलम दिख रहा है। तो ये कॉलम्स को मैं इनपुट करूंगा। अब कॉलम इनपुट करने के लिए मुझे क्या है कि सबसे पहले बॉटम का एलिवेशन फाइंड आउट करना। तो बॉटम एलिवेशन जब फाइंड आउट करूंगा तो मुझे चेक करना है कि ये जो कॉलम है इसके नीचे क्या है, मतलब ये फुटिंग के ऊपर रेस्ट हो रहा है या फिर पियर के ऊपर रेस्ट हो रहा है, या फिर कोई कॉलम सीधे सीधे स्लैब के ऊपर रेस्ट हो रहा है। आप समझ रहे हो कि अगर ये मेरा स्लैब है, कभी कभी क्या होता है, आप लोगों ने देखो जब हम लोग कोई भी कंस्ट्रक्शन होता होगा, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता होगा, आपने देखा है कि बहुत सारी खुदाई होती है, फिर नीचे फुटिंग डाली जाती है, फिर फुटिंग को ऊपर आते आते फिर हम लोग स्लैब डालते हैं, और स्लैब के ऊपर फिर आपके कॉलम चालू होना होता है ना। कुछ कुछ कॉलम्स रहेंगे सीधे सीधे आपके स्लैब के ऊपर रेस्ट होंगे, मतलब स्लैब से स्टार्ट होंगे। कुछ कुछ कॉलम्स रहेंगे कि नीचे फुटिंग, फुटिंग के ऊपर स्लैब है, और फुटिंग से ही फिर आपका कॉलम स्टार्ट होता है। समझ आ रहा है, फुटिंग के ऊपर आपका कॉलम स्टार्ट हो रहा है और कंटिन्यूअसली रन हो रहा है ना। तो वैसे तो आपको देखना है कि ये जितने भी कॉलम्स है ये कहाँ पे है। मतलब देखो यहाँ पे मुझे नीचे कुछ ब्लॉक दिख रहा है ना, ये स्क्वायर ब्लॉक दिख रहे हैं। तो ये स्क्वायर ब्लॉक है फुटिंग के नीचे लिखा हुआ है, देखो 8x8 इंटू 156 फुटिंग। टिपिकल कितने लोकेशन से दिया है उसने, कुछ 2 लोकेशन से दिया होगा, मतलब जहाँ पे दिया है ना। और बाकी जगह पे भी फुटिंग है, लेकिन कौन सी है, 3x6 की फुटिंग है, ऐसे, है ना। और आगे जाते हैं हम लोग। आप ये तब तक मॉड्यूल देखो, स्लाइड आपको पता चलेगा, उसके बाद मैं और एक्सप्लेन करता हूँ। Is a plan view of the building's footings and foundation walls that और एक also चीज shows रहेगी कि जब भी प्लान आप रीड करोगे तो मतलब जब भी कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट देखोगे तो आपको हर प्लान पे नॉर्थ दिखेगा, है ना। अब वो नॉर्थ इसलिए दिया जाता है कि जब आप मॉडल में इनपुट करोगे तो आपको मॉडल में नॉर्थ सेट करना पड़ता है। मतलब जब आप सॉफ्टवेयर पे काम करोगे तो सॉफ्टवेयर में सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि हमको सॉफ्टवेयर में भी नॉर्थ सेट करना पड़ता है कि नॉर्थ की डायरेक्शन कौन सी है। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में देखो नॉर्थ मुझे ऊपर दिख रहा है, तो सेम नॉर्थ में मेरे टूल में जो, मतलब टूल जिस टूल पे आप काम करो टेक्ला टूल पे, उस पे भी मैं सेट करूंगा
नॉर्थ की डायरेक्शन सेट करूंगा। मैं आपको डायरेक्शन के बारे में बताऊंगा कि नॉर्थ की डायरेक्शन हम लोग कैसे सेट करते हैं ना। ऊपर की डायरेक्शन रहेगी तो उसको कौन सा लिखेंगे, उसको हम लोग 0 कंसिडर करते हैं। फिर नीचे इधर रहता है, देखो समझ में आ रहा है कि अगर टॉप में दिया हुआ है मेरा एरो नॉर्थ का तो रहेगा मेरा 0। तो मैं जब टेक्ला मॉडल में डालूंगा, मतलब टेक्ला टूल में डालूंगा तो ये 0 कंसिडर करूंगा। अगर मेरा राइट में है ना, अगर ये डायरेक्शन मेरी राइट में है ऐसी, तो उसको करूंगा मैं -90। समझ में आ रहा है, -90। फिर मैं यहाँ पे जाऊंगा तो लेफ्ट साइड में, तो वो रहेगी मेरी 90, और नीचे अगर रहती है तो रहती है 180। तो टूल्स में ऐसी सेट होती है नॉर्थ, ठीक है। ये चीज हमको ध्यान में देनी पड़ती है। तो आपको चेक करना है कि आपके डॉक्यूमेंट में नॉर्थ कौन सा दिया हुआ है। अगर नॉर्थ वैसे दिया हुआ है तो आपको टूल में वो डिग्रीज डालनी है, जिसके हिसाब से क्या होगा कि आपका मॉडल जब 2D ड्राइंग प्रोड्यूस होंगी या फिर 2D ड्राइंग आप जब भेजोगे, तब उसको समझ में आएगा कि वो जो कॉलम उसको कनेक्ट करने वाला है, जो कॉलम वो फैब्रिकेट कर रहा है, वो कैसे करने वाला है ना, वो कैसे फैब्रिकेट करना है। और डायरेक्टर को भी समझ में आएगा कि उसको कैसे प्लेस करना है। आप सोचो कि स्क्वायर एचएसएस लगा हुआ है, तो स्क्वायर एचएसएस की कौन सी साइड उसको किस डायरेक्शन में लगानी है ना, प्लान पे या फिर फील्ड पे कैसे लगानी है, क्योंकि चारों साइड है, वो चारों साइड से घुमा सकता है। आप सोचो नीचे बेसप्लेट लगी हुई है, वो भी स्क्वायर है, मतलब वो चारों साइड से लग सकती है ना। गलती से उसने अगर जो साइड ए साइड जो नॉर्थ में चाहिए थे उसने बी लगा दी, तो क्या हो जाएगा कि ऊपर के कनेक्शन है वो नहीं लगेंगे। इसीलिए ये जो नॉर्थ डायरेक्शन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको आगे जाके और समझ में आएगा। जब हम लोग कॉलम्स पढ़ेंगे तो कॉलम्स के टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि ये नॉर्थ क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। The grid system of the building. The grid system is used on steel frame buildings to locate the center of columns. The usual identification system is to number the grid lines along the top of the sheet, starting from the upper left-hand corner as 1, 2, 3, etc. Along the side of the sheet, the grid lines are lettered A, B, C, etc., from top to bottom. The structural steel columns on top of the footings and foundation walls are also shown. This plan, as well as the framing plans, is usually drawn at a scale of not less than 1/8 inch equals 1 foot 0 inches. Most design firms will indicate the top of footing elevation. In this project, the footing note indicates that all top of footings are at elevation 86 feet 6 inches. On other projects, the top of footing elevations may vary from one footing to the next, which means the column lengths may also vary in length. अभी कैसा है कि जब आपके पास कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग आएगा तो जितने भी वो कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग में प्लान्स रहते हैं, वो प्लान्स जब वो स्केल करता है वो 1/8 से नीचे स्केल नहीं करता। मैक्सिमम टाइम पे 80% ऐसे रहेंगे डॉक्यूमेंट जहाँ पे आपके जो स्केल रहेगी डॉक्यूमेंट की वो 1/8 इज इक्वल टू 1 फीट या फिर उससे कम नहीं होगी, उससे ज्यादा ही रहेगी, ठीक है। अब क्या है कि ये आपको एक छोटा एग्जांपल दिया है, एक छोटा सा प्लान दिया हुआ है, उसमें कुछ 8 कॉलम से आपको इतना एग्जांपल दिया है। लेकिन जब बड़े प्रोजेक्ट आते हैं जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 100 से ज्यादा रहेंगे, 150 से ज्यादा रहेंगे, ठीक है, ऐसे कॉलम्स रहेंगे, उस टाइम पे There are two basic ways. The last specification is the finish, depending on the use of the building. तो कुछ प्लान्स ऐसे रहते हैं या फिर कुछ प्रोजेक्ट ऐसे रहेंगे जहाँ पे आपको नंबर ऑफ कॉलम 100 से ज्यादा 200 से ज्यादा मिलेंगे, है ना। तो हर जगह पे ऐसी चीज नहीं होती कि जब बिल्डिंग बनती है तो जो नीचे का ग्राउंड होता है या फिर कुछ चीज होती है ना, या फिर लोडिंग क्राइटेरिया के हिसाब से जो कॉलम की लेंथ या फिर फाउंडेशन की लेंथ होती है वो अलग अलग रहती है। तो क्या है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है कि टॉप ऑफ ऑल फुटिंग एलिवेशन इज 86 फीट 6। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर प्रोजेक्ट में सेम एलिवेशन रहे टॉप ऑफ फुटिंग का। कई कई जगह पे क्या होगा कि जो कॉलम प्लेस्ड होंगे वो कॉलम फुटिंग पे होते हैं, कुछ कुछ कॉलम आपके पियर्स पे होंगे, है ना। तो वैसे प्रोजेक्ट में क्या होता है कि हर कॉलम के लिए अलग अलग एलिवेशन रहेगा। मतलब आप अगर प्लान रीड करोगे, मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा प्रोजेक्ट का, तो आप अगर वहां पे रेफर करोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ कॉलम्स का जो टॉप ऑफ फुटिंग एलिवेशन लिखा हुआ है, मतलब जैसे यहाँ पे नोटिस करो कि यहाँ पे एक कॉलम है तो उसके नीचे लिखा रहेगा कि टॉप ऑफ फुटिंग एलिवेशन 86 फीट 6। यहाँ पे लिखा रहेगा टॉप ऑफ फुटिंग एलिवेशन 90 फीट। फिर यहाँ पे लिखा रहेगा कि फुटिंग एंड पियर,
मतलब फुटिंग का एलिवेशन 86 फीट लिखा हुआ है और पियर का एलिवेशन लिखा है 90 फीट, मतलब फुटिंग के ऊपर आपकी पियर आती है ना, ऐसे लिखा रहेगा। मतलब इस तरह का है कि कई कई जगह पे अनलेस नोटेड अदरवाइज, मतलब कुछ कॉलम्स रहेंगे 100 में से 90 कॉलम जिनका एलिवेशन, फुटिंग का एलिवेशन क्या है 86 फीट लिखा हुआ है, और जो अनलेस नोटेड अदरवाइज में इंक्लूड नहीं होते वैसे कॉलम्स का स्पेसिफिक एलिवेशन आपको उसके नीचे ही लिखा है मिलेगा। ठीक है, समझ में आया है? आपको डॉक्यूमेंट भी दिखाऊंगा तो आपको उससे पता चल जाएगा आगे जाके। There are two basic ways that a designer can call out elevations on a project. On our project, the designer has designated the first floor elevation to be elevation 100 feet, 0 inches. But as shown on the sketch, the actual elevation above sea level is 910.0 feet. अभी क्या होता है कि जब भी आपके पास कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट आता है तो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में कैसी चीज लिखी होती है, आपको जो एलिवेशन दिए होते हैं, कभी कभी आपको फाउंडेशन पे एलिवेशन लिखा होगा कि 86 फीट का एलिवेशन है, फिर आपको फर्स्ट फ्लोर का एलिवेशन 100 फीट लिखा रहेगा, और उसके ऊपर का फ्लोर का 115 फीट, उसके ऊपर का 125 फीट, ऐसे एलिवेशन आपको दिए हुए रहेंगे। लेकिन वो आपको सिर्फ कौन से रहेंगे कि वो एक्चुअल एलिवेशन नहीं रहेंगे। मतलब अगर आप उस साइड पे विजिट करोगे जहाँ पे ये प्रोजेक्ट बन रहा है, तो वहां का जो सी मतलब उसका जो फ्लोर का एलिवेशन है या फिर ग्राउंड का एलिवेशन है वो सपोज 910 फीट होगा। मतलब आप लोगों को पता है कि एलिवेशन कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं ना, सिविल वालों को सबको पता होता है कि जब भी आप लोग जाते हो कहीं पे सपोज ट्रेकिंग के लिए जा रहे हो तो आप लोग कैसे फाइंड आउट करते हो कि ये सी लेवल से 100 फीट ऊपर है, सी लेवल से 200 फीट ऊपर है ना, हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं एलिवेशन। तो वो जो एक्चुअल एलिवेशन रहेगा वो अलग रहेगा, लेकिन आपको प्लान में वो एलिवेशन नहीं देते। क्यों नहीं देते? सपोज वहां पे 910 फीट एलिवेशन ले लिया, मतलब फर्स्ट फ्लोर का एलिवेशन 910 फीट, फिर उसके ऊपर 925 फीट, ऐसे नहीं दिया जाता है। आपको क्या दिया जाता है, एक एलिवेशन फिक्स किया जाता है 100 फीट एलिवेशन, 100 फीट इज इक्वल टू 910, ऐसे वो कैलकुलेट करते हैं। समझ में आता है? एक रेफरेंस एलिवेशन लेते हैं जिससे एक्चुअल एलिवेशन को नोट डाउन किया जाए। मतलब क्या रहेगा कि आपके प्लान में अगर 100 फीट एलिवेशन है तो उसका एक्चुअल जो एलिवेशन रहेगा साइड का वो कितना रहेगा 910। फिर आप उसको 10 फीट ऊपर पे आपका पहला फ्लोर आएगा तो वहां पे 10 फीट ऊपर मतलब कितना 920 फीट पे आपका फर्स्ट फ्लोर आएगा। समझ में आ रहा है? तो प्लान्स में आपको रेफरेंस एलिवेशन दिया जाता है, एक्चुअल एलिवेशन नहीं दिए जाते। ठीक है, मतलब सी लेवल वाले एलिवेशन नहीं दिए जाते। क्यों? क्योंकि इजी वे में आप उसको कंस्ट्रक्ट कर सको, है ना, इजी वे में ड्राइंग्स प्रोड्यूस होंगे। मतलब आपको ड्राइंग्स में देखोगे तो ड्राइंग्स में आपको लिख के आएगा 100 फीट, फिर 110 फीट, 115 फीट, ऐसे एलिवेशन लिख के आएंगे, या फिर 0, 10 फीट, 20 फीट, इस तरह से वो एलिवेशन आपको दिखेंगे, ना कि 200, 910, 856, ऐसे कुछ भी नहीं दिखेंगे। Again, on sheet S2, the first floor elevation is given as 100 feet 0 inches, indicating that the top of the concrete floor slab on the first floor has been arbitrarily assigned to the elevation of 100 feet 0 inches. All other elevations of the building are established based upon their relationship to this first floor elevation. The other method you might encounter on other projects is where the designer gives the actual elevation of the first floor related to its elevation above sea level. Either method is acceptable. The reason for using the first method is that this method is simpler. This system allows the use of a round number of 100 feet 0 inches on which to base all elevations, and this is one way to attempt to avoid errors. On the foundation plan, be sure to watch whether the designer has called out a top of footing elevation, as in our case, as shown on drawing S1. See the note, top of all footings elevation 86 feet 6 inches. Some designers may call out the bottom of footing elevations. The foundation plan will also indicate footing sizes. On this project, there are only 2 square footing sizes, 8 feet 0 inches by 8 feet 0 inches by 1 foot 6 inches for W14 columns, and 3 foot 6 inches by 3 foot 6 inches by 1 foot 4 inches for W8 columns.
अभी यहाँ पे नोटिस करो कि इसने फुटिंग्स के 2 टाइप्स दिए हुए है ना, लिखा हुआ है कि 8 फीट बाय 8 फीट इंटू 1 फीट 6 फुटिंग। मतलब क्या है कि इसकी लेंथ और विड्थ 8 फीट की रहेगी और 1 फीट 6 की उसकी रहेगी डेप्थ, है ना। मतलब वो जो कंक्रीट ब्लॉक बनेगा स्क्वायर का, उसकी डेप्थ रहेगी 1 फीट 6 और उसकी जो लेंथ और विड्थ रहेगी 8 फीट। और उसने लिखा हुआ है कि टिपिकल एट W40 कॉलम, मतलब जहां जहां पे W14 के कॉलम्स आने वाले हैं वहां पे ये 8 फीट बाय 8 फीट की फुटिंग यूज होगी, और जहां पे W8 कॉलम्स आने वाले हैं, मतलब W8 की साइज के कॉलम्स, वहां पे 3 फीट 6 इंटू 1 फीट 4 की फुटिंग साइज आने वाली। अब ये चीज देखो, मैंने जैसे आपको कहा कि हमारा कंक्रीट के साथ कोई काम नहीं होता, लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कॉलम आपका उस कंक्रीट के ऊपर रेस्ट होने वाला है ना, या फिर उसके ऊपर सीट होने वाला है। तो जब भी ऐसी चीज आती है तो आपको एक चीज और ध्यान देनी पड़ती है, क्योंकि आपके जो फुटिंग्स रहेंगे, फुटिंग में आपके जो एंकर बोल्ट रहेंगे वो एम्बेडेड रहेंगे, मतलब एंकर बोल्ट इंस्टॉल होंगे, ठीक है, फुटिंग्स में, और उसके ऊपर आपका कॉलम लगेगा। तो आप जब हम लोग एंकर बोल्ट आगे आने वाला है एंकर बोल्ट में, तो एंकर बोल्ट की एम्बेडमेंट कितनी है उस फुटिंग के अंदर, ये चीज भी हमको ध्यान देनी पड़ती है ना। कभी कभी क्या होता है, मतलब गलती से जब डिजाइनर डिजाइन करता है तो वो चीज गलती से कभी कभी उससे मिस्टेक हो जाती है कि फुटिंग की डेप्थ अगर 1 फीट 6 है, वो क्या कर लेता है, जो एंकर बोल्ट की लेंथ है या फिर एम्बेडमेंट की लेंथ है, हम लोग आगे देखेंगे, तो उस लेंथ को वो 1 फीट 6 से ज्यादा रख देता है। तो इससे क्या हो जाता है कि वो जो एंकर बोल्ट रहेगा वो आपके एंकर, मतलब जो फुटिंग की डेप्थ है उससे भी ज्यादा बाहर निकल जाएगा, जो अलाउ नहीं होता, जो मतलब फिजिबल नहीं है ना, या फिर जो कनेक्शन रूल्स के खिलाफ है, तो वो चीज नहीं चलती। तो जब भी आप सबसे पहले फाउंडेशन पे एंकर बोल्ट पे काम करोगे तो आपको ये चीज देखनी पड़ती है। सबसे पहला काम हमारा होता है एंकर बोल्ट के ड्राइंग्स बनाना। जब मॉडलर मतलब कोई भी काम करता है स्कूल पे, तो फाउंडेशन प्लान्स को रीड करेगा, फाउंडेशन प्लान से रीड करने के बाद वो एंकर बोल्ट को इनपुट करेगा, मतलब कॉलम इनपुट करेगा और फिर एंकर बोल्ट इनपुट करेगा। तो उसको देखना पड़ता है कि नीचे फुटिंग सही है, उस हिसाब से उस एंकर बोल्ट का एम्बेडमेंट आता है या नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो हम लोग क्या करेंगे, RFI रेज करेंगे, रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। हम लोग उसको बोलेंगे कि द गिवन एंकर रॉड लेंथ, एम्बेडमेंट लेंथ इज मोर देन द डेप्थ ऑफ फुटिंग। समझ में आ रहा है? ऐसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। This means the W8 column footings are 3 feet 6 inches wide by 3 feet 6 inches long and 1 foot 4 inches deep. The column size and the column orientation will be shown on the plan. Notice these columns are centered on the grid lines. The foundation wall is made of concrete. Notice there are grid lines shown 9 inches from the edge of the foundation wall, except at the north wall, where the grid lines are shown 1 foot 0 inches from the edge of the foundation wall. The foundation wall is 1 foot 3 inches wide, except for along the north wall, where it is 1 foot 5 inches wide. No columns are shown on the foundation wall on this drawing. This is because the columns sitting on the wall are better shown on sheet S2, the first floor framing plan, since the bases of these columns are resting on top of the foundation wall near the first floor level. The dashed lines on each side of the foundation wall indicate continuous wall footings that are 2 feet 2 inches wide and 1 foot 0 inches deep, except for along the north wall, where the footing is 2 feet 5 inches wide and 1 foot 0 inches. अभी क्या है कि जब आप कॉलम इनपुट करोगे तो कॉलम देखो, मैंने कैसे कहा था कि स्क्वायर कॉलम होता है, फिर अगर दिया हुआ है वो स्क्वायर में दिया हुआ है तो आपको उसको रोटेशन की जरूरत देखनी नहीं पड़ेगी, है ना, क्योंकि आप उसको कहीं से भी रोटेट करो तो वो आपको सेम ही दिखेगा। HSS 4x4 अगर यूज करते हैं, 8x8 यूज करते हैं, मतलब दोनों साइड क्या है उसकी सेम। लेकिन आप जब W8 मतलब आप W कॉलम्स यूज कर रहे हो, है ना, अब W कॉलम्स में आपको पता है कि क्या होता है, आपको इसे देखो, आप अगर W कॉलम यूज कर रहे हो तो W कॉलम का मीनिंग कैसा है कि आपकी ये दोनों फ्लेंजेस रहेंगी, करेक्ट, और ये रहेगी आपकी वेब, है ना, या फिर आपकी ये चीज हो सकती है, करेक्ट, रोटेशन। तो जब आप कॉलम इनपुट करते हो तो आपको ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट सेट में W की जो ओरिएंटेशन है वो कैसे दी हुई है। समझ में आ रहा है कि देखो ये एक ओरिएंटेशन है, ये एक ओरिएंटेशन है। इस ओरिएंटेशन का मीनिंग होता है 0 डिग्री और ये इसका मीनिंग होता है 90 डिग्री। 0 डिग्री मतलब क्या है कि वेब की रोटेशन कैसी है, कॉलम के वेब की रोटेशन कैसी है, अगर वो
आपको पैरेलल दिख रही है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है वेव की, तो वो उसका रोटेशन हो गया 0 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखो आप नोटिस करोगे कि इस कॉन्ट्रास्ट सेट में जो भी रोटेशन दिख रही है वो कैसे दिख रही है, वेव वर्टिकल दिख रही है ना, वेव वर्टिकल है, ये वेव हॉरिजॉन्टल, ये वेव वर्टिकल। तो उस हिसाब से आपको देखना है कि आप मॉडल में इनपुट जब करोगे कॉलम्स को तो उसकी रोटेशन सही है कि नहीं, चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। कॉलम की ओरिएंटेशन अगर आपने गलत डाल दी तो भी गलत है, तो भी रॉन्ग हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जो हमको ध्यान देनी पड़ती है जब हम लोग मॉडल स्टार्ट करते हैं, जब हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं। Is deep. On the bottom of sheet S1, you will find 3 details which will explain many items you will need to detail the columns and create the anchor rod settings plan, which will be discussed later. The typical interior column base detail tells the detailer the size and quantity of anchor rods to use at each column. The detail also indicates the minimum rod embedment of 12 inches, which means the distance the rod is embedded into the concrete. In addition, this rod has a 4-inch hook, which is the length of the bent portion at the bottom of the rod. This detail also states the bottom of the rod must have at least 3 inches of concrete coverage from the bottom of the footing to the bottom of the rod. If this situation is not possible, call the architect or engineer for further directions. A 1/4 inch thick leveling plate is used to make sure the column is set at the correct elevation and that it is perfectly plumb. The 3/4 inch grout setting bed is used to correct the imperfections in the levelness and height of the footing. The actual thickness of the grout may be greater or less than 3/4 inch in order to achieve the level condition. This detail also indicates elevations at the top of slab and top of footing, which will tell you the relationship of the column relative to these components. Other details on this sheet will indicate the base plate sizes for the typical 8-inch deep and 14-inch deep columns. The typical 8-inch column base अभी आप अगर नोटिस करोगे यहाँ पे तो कैसी चीज होती है कि जब आप लोग फाउंडेशन प्लान रीड करते हो तो फाउंडेशन प्लान में आपको कॉलम्स दिखते हैं, राइट। तो उस कॉलम की बेस प्लेट डिटेल या फिर एम्बेडमेंट डिटेल की एक स्पेशल टिपिकल डिटेल होता है ना। आप देखो कि बिल्डिंग की प्रोफाइल है, आपको वॉल दिख रही थी, है ना, और वॉल के अंदर कुछ कॉलम्स हैं। तो वॉल की पेरी मतलब क्या हो गया, उसकी आउटसाइड पार्ट हो गया, है ना, आउटसाइड ऑफ द बिल्डिंग। और ये अंदर वाले जो कॉलम्स हैं वो हो गए इनसाइड ऑफ द बिल्डिंग। तो आपको जब कॉन्ट्रैक्ट सेट आप पढ़ोगे तो कॉन्ट्रैक्ट सेट में जब डिटेल पार्ट की शीट में जाते हो, डिटेल्स की शीट में जाते हो, जैसे आप लोगों ने देखा कि प्लान वाली शीट और बाद में आती है डिटेल्स की शीट। तो जब आप डिटेल्स की शीट पे जाते हो, आवाज नहीं आ रही है किसी को? आवाज आ रही है ना? आयुषी, आयुष, हेलो आयुषी, हेलो, आयुषी आवाज आ रही है मेरी? हेलो, संदीप आवाज आ रही थी मेरी? आ रही है सर। आ रही है ना? ओके, ठीक है। हाँ आयुषी, हाँ ठीक है, चलेगा, कंटिन्यू करता हूँ। अभी कैसी चीज होती है कि
जब आप फाउंडेशन प्लान रीड करते हो तो फाउंडेशन प्लान में आपको टिपिकल डिटेल भी दी होती है ना। ये टिपिकल डिटेल कैसी होती है कि आपको डिटेल में दिया होता है कि कॉलम कैसे प्लेस हो रहा है फुटिंग के ऊपर, और उसमें एंकर रॉड फुटिंग के अंदर कैसे जा रहे हैं, इसकी टिपिकल डिटेल आपको दी रहेगी। ठीक है, अब आइदर आपको एक सिंगल डिटेल भी दी रहेगी या फिर डबल डिटेल भी दी रहेगी। सिंगल मतलब कैसी कि इंटीरियर कॉलम्स जो है उसकी डिटेल एक अलग रहेगी और एक्सटीरियर कॉलम्स के लिए आपको एक अलग डिटेल रहेगी। समझ में आ रहा है कि एक्सटीरियर कॉलम्स के लिए एंकर रॉड कैसे प्लेस होने वाले उसकी अलग डिटेल, इंटीरियर में कैसे प्लेस होने वाले उसकी अलग डिटेल, ऐसी अलग डिटेल दी रहेगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है टिपिकल इंटीरियर कॉलम बेस, जहाँ पे आपको दिया हुआ है देखो टॉप ऑफ स्लैब एलिवेशन 88 फीट दिया था और आपको पता था कि टॉप ऑफ फुटिंग एलिवेशन 86 फीट 6, हम लोगों ने प्लान में भी देखा कि ऑल टॉप ऑफ फुटिंग एलिवेशन कितना था, 86 फीट 6 दिया हुआ था। उसके ऊपर उसने देखो कॉलम की डिटेल दी हुई है और नीचे लिखा हुआ है कि 4 3x4 डाया एंकर रॉड, मतलब इस कॉलम के लिए 4 एंकर रॉड यूज होने वाले हैं 3x4 डाया के, जो फुटिंग है उसमें एम्बेड होने वाले हैं। अब उसमें देखो जब फुटिंग के अंदर आप देखते हो तो फुटिंग के अंदर देखो आप लोगों ने W14 और W8 के कॉलम देखे थे, उनकी जो डेप्थ थी है ना, W14 की जो फुटिंग की डेप्थ थी वो कितनी थी, 1 फीट 6 थी, और उधर जो W8 वाला कॉलम था उसमें 1 फीट 4 की डेप्थ थी, है ना। तो इसने नीचे देखो एक स्पेसिफिक नोट लिखा हुआ है, 3 इंच मिनिमम उसको क्लियरेंस चाहिए, मतलब जब वो एंकर रॉड को एम्बेडेड करेगा फुटिंग्स में तब क्या है कि वो एंकर रॉड और नीचे की बॉटम ऑफ फुटिंग में 3 इंच का गैप होना चाहिए। ठीक है, अगर उतनी एम्बेडमेंट है तो ओके, अदरवाइज आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, है ना। ये चीज उसने दिया। उसने नीचे लिखो 1/4 थिक लेवलिंग प्लेट दिया हुआ है, फिर 12 इंच मिनिमम एम्बेड विद 4 वुड। उसने लिखा हुआ है कि कंक्रीट के अंदर मिनिमम 12 इंच का एम्बेडमेंट होना चाहिए, है ना। अब आप खुद सोचो कि जब W14 की कॉलम की जो फुटिंग थी उसकी जो डेप्थ थी वो थी 1 फीट 6, है ना। अगर मैं 12 इंच की मिनिमम एम्बेडमेंट लूंगा तो मिनिमम यहाँ पे मेरा क्लियरेंस कितना रहेगा, 6 इंच का क्लियरेंस रहेगा, जो 3 इंच से ज्यादा ही है। तो ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होती है। और एक जगह पे W8 के कॉलम्स में मुझे दिख रही थी, कितनी दिख रही थी एम्बेडमेंट फुटिंग्स की थी 1 फीट 4, तो 1 फीट 4 में से मैं 12 इंच माइनस कर दूंगा तो भी मेरे 4 इंच यहाँ पे बचते हैं, है ना। तो दोनों कंडीशन में एंकर बोर्ड का क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता है, इसीलिए मुझे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब एंकर रॉड मेरा फुटिंग्स के अंदर ही आएगा, ये चीज। अब ये जो एम्बेडमेंट प्रोजेक्शन ये चीज आगे आने वाली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको सबसे पहला काम होता है स्किल ड्रिलर का, हमको फैब्रिकेशन मतलब फील्ड पे हमको एंकर बोल्ट प्लान सेंड करना पड़ता है। मतलब फैब्रिकेशन में एंकर बोल्ट को फैब्रिकेट करेंगे और वो एंकर बोल्ट को फील्ड में भेजेंगे। जब कंक्रीट पोरिंग का काम चलता है, फाउंडेशन में काम चलता है, सबसे पहले वो क्या काम करता है, कंक्रीट जब फुटिंग्स बनाता है, फुटिंग्स में वो एंकर रॉड को प्लेस करते जाता है। प्लेस इसलिए करते जाता है क्योंकि जब एंकर रॉड एक बार प्लेस हो गए, 20 दिन 25 दिन जितना भी कंक्रीट उसको क्या बोलते हैं वो टाइम होता है कंक्रीट का, जो जम इसके लिए, है ना। कंक्रीट क्या बोलते हैं उसको, कंक्रीट कंस्ट्रक्शन में एक होती है डेट होती है कुछ 21 दिन का 15 दिन का, है ना। तो उतना टाइम लगता है जिससे एंकर रॉड सेट हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपका स्किल आएगा, उस एंकर रॉड में आपको बेसिक फिट होगी, बोल्टिंग होगी और आपका कॉलम प्लेस हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो आपको एंकर रॉड ड्राइंग देनी पड़ती है। एंकर रॉड ड्राइंग में क्या होता है, आपको कॉलम के लोकेशंस रहेंगे, कितने एंकर रॉड उस जगह पे लगने वाले हैं, मैं आपको ड्राइंग दिखाऊंगा, कितने एंकर रॉड वहां पे लगने वाले वो रहेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जहाँ पे एंकर रॉड लग रहे हैं उसके एम्बेडमेंट कितनी है, प्रोजेक्शन कितना है, वो भी डिटेल हम लोग भेजेंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आई। और आगे जाते And 14-inch deep columns. The typical 8-inch column base detail calls for a base plate 1 inch by 10 inches by 0 feet 10 inches, which means it is 1 inch thick, 10 inches wide, and 10 inches long. The 14-inch column base plate is called out in the same manner. The typical 8-inch column base detail locates the bolt centers 2.5 inches on either side of the grid line in one direction and 2 inches on either side of the grid line in the other direction. अभी यहाँ पे देखो आपको जब आप कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट देखोगे तो आपको वहां पे ऐसी चीजें दिखाई देगी, कैसे कि जब W8 कॉलम आपको दिखाई दे रहा है उसके लिए टिपिकल बेस प्लेट कैसी रहेगी, उसकी साइज कितनी रहेगी वो आपको दिया हुआ रहेगा। वहां पे लिखा रहेगा कि बेस प्लेट की साइज रहेगी 1 इंच थिक की, 10 इंच लेंथ और 10 इंच विड्थ, ये बेस प्लेट की साइज यूज करनी है। उसमें लिखा रहेगा कि सेंटर ऑफ कॉलम से जो 4 एंकर रॉड्स आप प्लेस करोगे वो कैसे डालोगे,
2 इंच अपार्ट आपको देखो ऐसे डालना है, और यहाँ पे 2.5 इंच अपार्ट। डायरेक्शन भी देखो कि 2 इंच उसने कैसे डाले, परपेंडिकुलर टू वेब डाले हुए हैं, और पैरेलल टू देखो वेब कैसे डाला हुआ है, 2.5 इंच अपार्ट किया है, वेब से 2.5 इंच अपार्ट किया है। तो ऐसी डिटेल आपको दी रहेगी। तो जब आप एंकर रॉड को प्लेस करोगे, जब हम लोग एंकर रॉड ड्राइंग बनाएंगे तो हमको चेक करना है कि आपके एंकर रॉड ड्राइंग में ये चीजें दिखनी चाहिए, है ना। जब आप एंकर रॉड ड्राइंग भेजोगे तो उसमें ये चीज रहती है कि उस लोकेशन पे जहाँ पे भी ग्रिड लाइन पे, जिस ग्रिड लाइन इंटरसेक्शन पे आपका डब्ल्यू कॉलम आ रहा है, वहां पे एंकर रॉड कैसे प्लेस होंगे, ऐसे 2-2 इंच अपार्ट और 2.5 इंच अपार्ट, है ना। और जब कॉलम आप लोग डिटेल करोगे तो उसमें उसकी बेसप्लेट थिकनेस कैसे रहेगी, 1 इंच, 10 इंच, 10 इंच, और उसमें वेल्ड दिए रहेंगे, ये वेल्ड्स की सिंबल, ठीक है। अब आपको आगे W14 वाली कॉलम की डिटेल आएगी, बेसप्लेट डिटेल। Welding is also called out. A 5/16 inch fillet weld is called for on one side of each of the column flanges, and a 5/16 inch fillet weld 3 inches long on both sides is called for on the web of the column. Welding and weld symbols will be discussed in much greater depth in a later module. The typical 14-inch column base detail calls out the information on columns 14 inches deep in a similar fashion. Note that because it is a deeper column, the anchor rods are spread further apart than at the 8-inch column. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसने दिया हुआ है W14 की बेस प्लेट कैसी रहेगी, उसकी साइज देखो, 1.5 इंच की थिकनेस, 10 इंच की उसकी विड्थ और 156 की उसकी लेंथ, मतलब ये 156 उसकी लेंथ दी है, 10 इंच की उसकी विड्थ दी है, और उसकी डेप्थ जो है, मतलब ये थिकनेस वो 1.5 इंच की है। यहाँ पे देखो, आप अगर नोटिस करोगे तो उसने 3 इंच अपार्ट, 3 इंच अपार्ट दोनों एंकर रॉड को सेट किया हुआ है ना। अब और एक चीज बताता हूँ कि ओशा के अनुसार आपको हर कॉलम को सेट करने के लिए मिनिमम 4 एंकर रॉड की जरूरत होती है। समझ में आया? आप 3 एंकर रॉड या 2 एंकर रॉड नहीं दे सकते, आपको मिनिमम 4 नंबर ऑफ एंकर रॉड देने ही पड़ते हैं टू फिक्स द कॉलम, ठीक है, एज पर ओशा स्टैंडर्ड। ये ध्यान में रखना, कभी भी 3 एंकर रॉड नहीं चलेंगे। कितने चाहिए? मिनिमम 4 एंकर रॉड चाहिए, ठीक है, ये ओशा का रूल है। तो जब भी आप कोई कॉलम डालोगे तो वहां पे आपको मिनिमम नंबर ऑफ एंकर रॉड कितने दिखने चाहिए? 4 दिखने चाहिए। The next area to be discussed is the first floor framing plan on sheet S2. The structural members on steel framing plans are indicated by heavy single lines. The symbols for steel columns are usually drawn oversized for clarity, and their shapes represent the end view shapes of the members, as shown by the I configuration for W shapes and the square or rectangle for HHS hollow structural sections. The heavy lines shown here on the structural framing plan represent the various members which frame the first floor. When the member is a W shape, the center lines of the webs of the W shape is represented. However, these heavy dark lines may represent other structural members, such as the WT6 by 13, C8 by 11.5, and angle 3 by। अभी देखो कि हम लोग जो आगे वाला प्लान देखेंगे, अभी हम लोगों ने फाउंडेशन प्लान देख लिया, क्योंकि फाउंडेशन प्लान किस लिए जरूरी था, आपको कॉलम प्लेस कैसे किस रिलेशन पे करने हैं उस चीज के लिए, आपको हर कॉलम के लिए कितना एंकर रॉड यूज होने वाले हैं उस चीज के लिए, और एंकर रॉड कैसे प्लेस करने हैं, उसकी लोकेशन क्या रहेंगी ग्रिड से, उस पर्पज के लिए आप लोगों को फाउंडेशन प्लान देखना था, ठीक है। वो चीज हम लोगों ने देख ली। अब हमारा आता है फर्स्ट फ्लोर प्लान। फर्स्ट फ्लोर प्लान मतलब क्या है कि आपके फ्रेमिंग प्लान रहेंगे। तो फ्रेमिंग प्लान में आपको क्या क्या चीज दिखने वाली है, आपको मेंबर कैसे पहचानने हैं, है ना। कि जैसे यहाँ पे देखो कि जब भी आप कॉलम्स को देखोगे तो आपको कॉलम्स की क्या है, एंड शेप दिखेंगे, मतलब आई शेप दिख रहा है या फिर कोई स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे आई दिख रहा है, यहाँ पे स्क्वायर था, जिसका मीनिंग क्या है कि ये कॉलम्स है। उसके बाद आपको एक डार्क लाइन दिखेंगी, ये जो डार्क लाइन है हेवी कंटिन्यूअस डार्क लाइन, वो रहती है आपकी बीम्स की लाइन, मतलब बीम्स या फिर कोई अदर मेंबर। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे W18/46 ये आपका बीम हो गया। इसके बाद ये C8 11.5 यहाँ पे भी लाइन दिख रही है, लेकिन यहाँ पे उसका कुछ प्रॉपर्टी का शेप दिख रहा है, सी शेप। तो ये सी शेप हो गया। ये मैं आपको बताऊंगा कि इसका मीनिंग क्या होता है ना। ये होती है उसकी फ्लेंज की डायरेक्शन, मतलब आपको पता है कि सी शेप कैसे बनता है, ऐसे। तो सी शेप की जो फ्लेंजेस की टोज है वो किस साइड में आनी चाहिए, वो उसने रिप्रेजेंट किया है इस सिंबल से। उसके बाद ये देखो L33/1/4, ये एक्चुअली ब्रेसेस है, ये हॉरिजॉन्टल ब्रेसेस।
है ना। तो ये ब्रेसेस भी आपको कंटिन्यूस लाइंस में दिख रही है ना, ये चीजें। तो जितनी भी डार्क लाइंस आपको दिखेंगी वो डार्क लाइंस होती है आपकी क्या, मेंबर लाइन, है ना। उसके बाद आप बोलोगे कि यहाँ पे भी आपको कुछ लाइंस दिख रही है, लेकिन ये डार्क, इतनी डार्क नहीं रहेगी, ये थोड़ी सी नॉर्मल लाइंस रहेंगी जो आपको डायमेंशन शो करने के लिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशन के लिए, ठीक है। 3 by 1/4. When members such as channels and angles are being used, the line may represent the back of the member, the centroidal axis line, or the gauge line of the member. This will be discussed more in a later module. However, the line representing the C8 by 11.5 used as a beam indicates the back side of the channel. Notice the indication of the flange of the channel shown just under the 11.5 portion of the C8 by 11.5, indicating the direction of the channel flanges. You will now see an enlarged plan view and section of what was being represented on the first floor framing plan. This will help clarify how the back of the channel is represented. A line representing the back of an angle would be used in a condition such as the deck angle in Section 4, where the back of the angle is against the foundation wall. Notice in the framing plan the small portion of the horizontal leg is projecting out on the L3 by 3 by 1/4. When angles are bolted into place, the location of the holes in angles are placed on its gauge line. See Volume 2 of your LRFD manual, pages 9 through 13, Figure 9-5, for the chart of usual gauges in angles. To illustrate this, let's look at Section 1 on sheet S4. The bracing angles being used are 4 by 3 by 3/8, with the long leg vertical, or LLV. We know that the long leg is vertical because the bolted side of an angle will generally be the long leg, unless noted otherwise on the drawings. Other very common symbols shown on structural steel framing plans are those representing open web steel joists, as shown on drawing S2. The joist, in this case, is represented by a thin line with 2 dashes running. A line representing the back of an angle would be used in a condition such as the deck angle in. Notice in the framing plan by 3 by 1/4, its gauge line. See Volume 2 of your LRFD. Are placed. अभी देखो क्या होता है, अब एंगल्स, जब हम लोग एंगल्स के कनेक्शन करते हैं तो एंगल्स में गेज लाइन होती है ना। हम लोग कभी भी अगर बोल्टिंग कनेक्शन करें किसी की, एंगल किसी मेंबर के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो वो कहाँ पे बोल्ट होगा, इसके लिए उसकी गेज लाइन होती है ना, गेज लाइन रहेगी यहाँ पे, ये गेज लाइन। तो क्या है कि एंगल की साइज के अनुसार गेज लाइन होती है कि ये देखो लेग की साइज दिया हुआ है, यूजुअल गेजेस में एंगल लेग। अभी लेग, अगर एंगल का लेग, एक लेग 8 का है और एक लेग 4 का है, मतलब L8 x4 x 1/2 ऐसे दिया हुआ है, तो 8 वाले एंगल्स पे कितनी गेज लाइन रहेगी वो दिया हुआ है, और 4 पे कहाँ पे गेज लाइन रहेगी वो दिया हुआ है, G1 G2। देखो ये गेज 1 गेज 2, मतलब एंगल अगर 8 साइज का है तो एक 4.5, एक 3 पे और एक 3 पे, मतलब उतना गैप रहेगा उन दोनों के बीच में, ठीक है। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है G1 G2 G3 की, आप अगर सेटिंग देखोगे तो आपको पता चलेगा ये कैसे चीज दी हुई है, समझ में आया कि ये देखो ये मेरा G2 G3 और ये G1 है ना। तो एंगल्स के गेजेस उसने यहाँ पे दिए थे कि 8 पे कहाँ पे रहेगा। उसके बाद अगर 4 ही है, मतलब 4 से नीचे के अगर साइजेस है, एंगल अगर L4 से नीचे है सारे, तो उसमें सिर्फ सिंगल एंगल पे गेज रहेगा, मतलब यहाँ पे सिर्फ सिंगल लाइन पे गेज रहेगा, आपको सिर्फ सिंगल बोल्ट दिखेंगे, एक ही लाइन में, एक ही कॉलम्स में आपको बोल्ट दिखेंगे। लेकिन अगर वो 5 से ऊपर है एंगल की साइजेस, तो वहां पे आपको नंबर ऑफ बोल्ट जो दिखेंगे उस लेग पे वो ज्यादा दिखेंगे, 2 दिखेंगे, है ना, ये दिया हुआ है उसमें। उसके बाद आप लोगों ने देखा कि जब वर्टिकल ब्रेसेस में एंगल की साइज नहीं लिखी होती, अब जैसे मैं सोचो कि on sheet अब S4. यहाँ पे देखो, The यहाँ पे bracing ब्रेसिंग दिया हुआ है ना, तो ब्रेसिंग एंगल में आपको लिखा हुआ है कि L4 × 3 × 1/4 या फिर 3/8 की ऐसी साइज दी हुई, ये एलिवेशन व्यू है, ठीक है, प्लान व्यू नहीं है।
ये है एलिवेशन व्यू। आपको दिखाऊंगा कि शीट्स में आपको दिखाया जाता है कि मार्किंग दिखाई जाती है, सेक्शन प्लान्स में आपको नोट डाउन किया जाता है कि इस view का, ठीक है। तो ये एलिवेशन व्यू में देखो कि क्या चीज दिखती है, L4/3 का एंगल दिख रहा है। L4/3 का एंगल दिख रहा है मतलब क्या है कि एंगल की जो दोनों लेग्स है वो दोनों सिमिलर है क्या, नहीं। अब आप इससे कैसे समझ में पाओगे कि कौन सी लेग कहाँ पे रखनी है ना। मतलब वर्टिकल लेग, अब भी सोचो कि एंगल का ये जो लेग है ये छोटा चाहिए या ये बड़ा चाहिए, ये प्लेस कैसे होंगी, आइदर किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। तो इधर इसके आगे लिखा होना चाहिए है ना, मतलब लॉन्ग लेग वर्टिकल या फिर लॉन्ग लेग हॉरिजॉन्टल LLH ऐसे लिखा होना चाहिए। अगर वैसा लिखा नहीं है तो हम लोग जनरली प्रेफर क्या करते हैं कि जो बड़ी लेग है उसको वर्टिकल रखेंगे, मतलब जो कनेक्शन साइड में रहेगी वो वर्टिकल लेग रखेंगे और शॉर्टर साइड में उसकी शॉर्ट लेग रखेंगे, ठीक है, अगर लिखा नहीं है तो। लेकिन अगर ऐसी चीज दी हुई है तो हम लोग क्या कर देते हैं, RFI रेज कर देते हैं कि वी आर कंसिडरिंग द LLH द ब्रेसेस LLL क्या बोलते हैं लॉन्ग लेग वर्टिकल टिपिकली, ऐसे हम लोग कंसिडर करवा लेते हैं या फिर क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे कंफर्मेशन आ जाता है कि यस प्लीज प्रोवाइड लॉन्ग लेग वर्टिकल फॉर द ब्रेसेस, ऐसे उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक चीज होगी। Other very common symbols. अभी और कैसा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि प्लांट्स में आपको बहुत सारे टाइप्स के लाइंस दिखते हैं ना, जैसे मैंने बताया कि कंटिन्यूअस लाइन, जैसे कंटिन्यूअस लाइन दिख रही है, इसका मीनिंग क्या हो गया आपको, एक बीम हो गया। ये ऊपर देखो कि यहाँ पे भी बीम्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो एंड व्यू था ये कॉलम था। अभी आपको प्लांट्स में ऐसे कुछ डॉटेड लाइन दिखेंगी है ना, डॉट लाइन कंटिन्यूअस, फिर दो डॉट और फिर लाइन, फिर दो डॉट लाइन, इस टाइप की लाइन दिखेगी, जिसके आप ऊपर आपको कुछ ऐसे लिखा होगा 16K3 16K3। ये जो ये जो मेंबर्स है ये होते हैं जॉइस। अब मैंने आपको फर्स्ट टाइम ही बताया था कि जॉइस हमारे स्कोप में नहीं होते, लेकिन हमको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है जॉइस, क्योंकि अपने स्टील के ऊपर रेस्ट हो रहा है या अपने स्टील के साथ वो कनेक्शन होने वाला है, इसीलिए जॉइस हमारे कोऑर्डिनेशन में काम में आते हैं, ठीक है। जॉइस हम लोग इनपुट नहीं करते, मतलब उसकी डिटेलिंग हम लोग नहीं भेजते फैब्रिकेटर को, लेकिन वो कोऑर्डिनेट करना हमारा काम होता है, क्योंकि अगर इसके भी कुछ क्राइटेरिया है, जब हम लोग जॉइस पढ़ेंगे आपको उस टाइम पर और क्लियर आइडिया होगी कि इनको कोऑर्डिनेट क्यों करना होता है, क्योंकि इन जॉइस के कनेक्शन आपके स्टील के साथ आएंगे तो अगर होल्स आ सकते हैं या फिर प्लेट कनेक्शन हो सकता है, तो हमारे मेंबर पे उनके कनेक्शन आने चाहिए, ये चीज हमको कोऑर्डिनेट करनी पड़ती है, ठीक है। Shown on structural इसके steel लिए अलग framing मॉड्यूल है, plans are हम लोग those उस टाइम पे representing देखेंगे। open web steel joists, as shown on drawing S2. The joist, in this case, is represented by a thin line with two dashes running between lines D and E. There does not seem to be a common symbol presently in use to indicate steel joist, other than the joists are usually shown as thinner lines that represent the center of the joist. The joist size shown is a 16K3 spaced 3 feet 0 inches apart. The 16K3 means the joist is 16 inches deep. The K indicates the series, which refers to the style or type of the joist, and the 3 indicates the chord size, which is the size of the top and bottom element of the joist. The steel detailer should be aware of the 2.5-inch bearing depth from the top of the cord to the bottom of it. अब वहां पे देखो जहां पे आप लोगों ने जॉइस्ट वाली प्लान देखा, तो जॉइस्ट प्लान में नीचे डॉटेड लाइन थी और ऊपर आपका बीम था, करेक्ट। तो ये सिर्फ वही चीज डिटेल वहां की डिटेल दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन लिया था, है ना। आप अगर मैं आपको बताऊं कि ये व्यू कहाँ का है, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा। which refers to the देखो ये सेक्शन यहाँ पे कट किया हुआ है ना, कैसे कट किया था सेक्शन को, इस लाइन पे इधर से देखते हुए। तो अगर मैं इस साइड में देखूं तो मुझे इस साइड में जॉइस दिखेगा, यहाँ पे मुझे बीम दिखेगा और इस साइड में बीम दिख रहा है, तो यही क्रॉस सेक्शन उसने दिया हुआ है आगे bearing depth from कि जॉइस देखो आपका ये बीम था और यहाँ पे साइड में बीम लग रहा था, ये बीम देखो इस बीम के एलिवेशन से कुछ नीचे है। क्यों नीचे है, क्योंकि ये जो जॉइस्ट है इस जॉइस्ट की शू डेप्थ होती है, हम लोग जब जॉइस्ट डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि शू डेप्थ किसको बोलते हैं। मतलब ये टॉप कॉर्ड है और ये जो थिकनेस है ये होती है इसकी शू डेप्थ। अब क्या है कि आपका जो टॉप ऑफ स्टील था या फिर फ्लोर रिलेशन था, जब आप लोगों ने फर्स्ट फ्लोर प्लान देखा वहां पे नोट लिखी हुई थी कि टॉप ऑफ फर्स्ट फ्लोर एलिवेशन इज 100 फीट, तो उसने 100 फीट का एलिवेशन किया था और उसके नीचे नोट लिखी हुई थी फिर से कि टॉप ऑफ स्टील एलिवेशन इज 99 फीट 9।
तो मेरे जितने भी टॉप ऑफ स्टील, मतलब चाहे जॉइस्ट हो चाहे बीम हो, हर एक का जो टॉप ऑफ स्टील एलिवेशन रहेगा वो कितना रहेगा, 99 फीट 9। अगर ये 99 फीट 9 पे है तो ऑटोमेटिकली ये जो बीम है मेरा ये नीचे आ जाएगा। क्यों नीचे आएगा? क्योंकि जॉइस्ट उसके ऊपर रेस्ट होने वाला है, जॉइस्ट का कनेक्शन सिटिंग कनेक्शन है बीम के ऊपर, इसीलिए वो नीचे होगा। ये चीज आपको और ज्यादा समझ में आएगी इसीलिए, है ना। अब ये के सीरीज जॉइस्ट था, इसीलिए इसकी शू डेप्थ होती है 2.5 इंच की। अगर ये सपोज एलएच और डीएलएच सीरीज के जॉइस्ट होते तो उनकी डेप्थ रहती थी 5 इंच, तो ये जो बीम रहता था ये 5 इंच और नीचे आ जाता था, मतलब 99 फीट 9 से 5 फीट और नीचे। ठीक है, आपको जॉइस्ट जब पढ़ाऊंगा उस टाइम पे और क्लियर होगा, लेकिन सिर्फ बता रहा हूँ कि जॉइस्ट अगर आते हैं तो कोऑर्डिनेशन कैसा होता है, उसके अनुसार आपका स्टील कैसे प्लेस होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ती है कि अगर जॉइस्ट आपके बीम के ऊपर रेस्ट हो रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि बीम नीचे आने The वाला top of the है, तो cord बीम नीचे to the जाएगा। bottom of its bearing plate, as shown on section 1 on sheet S2. This is the standard bearing depth for K-series joists. The bearing depth for LH, long span joist, DLH, deep long span joist, and SLH, super long span joist, is either 5 inches or 7.5 inches, depending on the joist section numbers as described in this joist diagram. हम लोग जब जॉइस्ट पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें मैं बताऊंगा, लेकिन देखो किस किस टाइप के जॉइस्ट होते हैं। लॉन्ग स्पैन जॉइस्ट, मतलब एलएच जॉइस्ट होता है जो लॉन्ग स्पैन, फिर डीएलएच होता है वो डीप लॉन्ग स्पैन जॉइस्ट, एसएलएच सुपर लॉन्ग स्पैन जॉइस्ट। अब ये जो जॉइस्ट के टाइप है इनके हिसाब से उनकी बेयरिंग डेप्थ चेंज होती है। जो डेप्थ की बात कर रहा था वो शू डेप्थ की बात, तो ये जो शू डेप्थ की होती है ये चेंज होती है। अगर वो मेरा के सीरीज जॉइस्ट होता तो 2.5 इंच की शू डेप्थ रहती, अगर एलएच डीएलएच होता तो 5 इंच की होती, या सुपर लॉन्ग स्पैन जॉइस्ट होता मतलब जिसको हम लोग गर्डर बोलते हैं तो उनकी शू डेप्थ होती थी कितनी, वो होती थी आपकी 7.5 इंच। तो उस हिसाब से आपके जो स्टील जहाँ पे वो रेस्ट हो रहा है उतना नीचे हो जाता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि टॉप ऑफ स्टील तो मुझे सेम रखना है, टॉप ऑफ जॉइस्ट और टॉप ऑफ स्टील दोनों अगर मेरा सेम आने वाला है तो ऑटोमेटिकली जहाँ पे मेरा शू डेप्थ है और इसके नीचे बीम आने वाला है तो ऑटोमेटिकली वो बीम नीचे हो जाएगा। ये सारी चीजें ये हम लोग जॉइस्ट पढ़ेंगे उस टाइम पे आने आएगा ही, बस अभी ध्यान में रखो। This project will be using K-series joists only. In order to keep the joist vertical and in the correct location when placed under load, bridging is used. In this case, the plan also calls out for 2 rows of horizontal bridging, which are usually small angles or rods field welded to the joist top and bottom cord. The material carrying the load above the joists or steel beams on this project is metal decking. Is metal decking. अब यहाँ पे नोटिस करो कि देखो ये कॉलम्स दिख रहे हैं, ये बीम्स लग रहा है और बीम्स के ऊपर डेकिंग है ना। अब क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने देखा फर्स्ट फ्लोर प्लान जब आया था वहां पे लिखा हुआ था 100 फीट का एलिवेशन लिखा हुआ था और उसके नीचे लिखा हुआ था कि 99 फीट 9 पे क्या आया था कि टॉप ऑफ स्टील एलिवेशन। लेकिन जो 3 इंच का गैप बचा था 99 फीट 9 से लेके 100 फीट के बीच में 3 इंच का, तो वहां पे क्या क्या चीज आती है, वहां पे आता है डेक और डेक के ऊपर स्लैब। तो ये चीज वही दिखाई दी है कि डेक आएगा, ये ऐसे डेक रहता है गेज मटेरियल और इसके ऊपर से स्लैब आएगा। ये डेक हमारे On स्कोप top में of the नहीं metal होगा। decking, concrete will be placed as shown in section number 1 on drawing S2. The thickness of the concrete slab is 3 inches, including the metal decking. The floor deck being used on floor framing is 1.5 inch, 22 gauge galvanized Type B composite floor deck with 1.5 inch of concrete over the metal deck. Composite metal decking has upsets or grooves where it comes in contact with the concrete. This allows the steel and concrete to work together for greater strength. The metal decking shown here is 36 inches wide, has its ribs spaced at 6 inches on center, and is 1.5 inch deep. Openings through the floor system are provided for items such as duct shaft, elevator, stairwell, and other mechanical items. These openings are indicated on the framing plans with an X, such as the area between grids CD and grids 5, 6.
अभी आप प्लान्स देखोगे तो प्लान्स में आपको और एक चीज नोट डाउन करनी होगी कि प्लान्स में आपको कुछ ओपनिंग्स दिखाई देगी। अब वो ओपनिंग्स क्या है कि आइदर स्टेयर्स के लिए होगी, एलिवेटर के लिए होगी, है ना? क्योंकि एलिवेटर आप अगर सोचो कि अगर मेरी मल्टी स्टोर बिल्डिंग बना रहा हूँ तो एलिवेटर मेरा एक ही जगह पे बॉटम से लेकर टॉप तक रहेगा, है ना? तो उसके लिए एक ही ओपनिंग थ्रू आउट मुझे प्लान्स से दिखानी पड़ेगी। तो प्लान्स में जब भी ओपनिंग आती है तब देखो ऐसे कुछ एक नोट डाउन किया रहता है। एक्स का मीनिंग होता है कि यहाँ पे ओपनिंग है ना? तो ओपनिंग्स कैसे रहेंगी प्लान्स में, आपको ओपनिंग कैसे फाइंड आउट करनी है? अगर एक्स दिखाई दे रहा है तो वो ओपनिंग रहेगी। On sheet S2, you will find several details and sections which relate to the various conditions of the first floor frame. अभी हम लोगों ने ये प्लान देखा, देखो प्लान में मैंने क्या क्या चीज बताई थी आपको कि फर्स्ट फ्लोर फ्रेमिंग प्लान एलिवेशन उसने लिखा है 100 फीट का। उसके बाद उसने नीचे लिखा है, देखो कि उसने क्या दिया है नीचे कि टॉप ऑफ स्टील एलिवेशन 99 फीट 9 अनलेस नोटेड, है ना? मतलब उसने टॉप ऑफ स्टील का भी एलिवेशन दे दिया, टॉप ऑफ फ्लोर का भी एलिवेशन दे दिया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जहां जहां पे आपको एक्स दिखाई देगा उसका मीनिंग क्या रहेगा? ओपनिंग्स रहेगी। डॉटेड लाइन का मीनिंग क्या हो जाता है कि वो जॉइस्ट लाइन रहेगी, है ना? आइदर जॉइस्ट रहेगा या फिर कुछ मिसलेनियस की डिटेल रहेगी। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कंटिन्यूअस लाइन मतलब बीम्स हो गया। एंड सेक्शन मतलब क्या? एंड एंड व्यू मतलब वो कॉलम्स हो जाते हैं, है ना? अगर चैनल कई जगह पे यहाँ पे देखो जहाँ पे चैनल दिखाए थे तो चैनल को कैसे रिप्रेजेंट किया है कि चैनल की कंटिन्यूअस लाइन और यहाँ पे कुछ ऐसे सिंबल दिया है। इसका मीनिंग क्या है कि उसकी टो की डायरेक्शन किस साइड में आने वाली है, ये चीज बताई जाती है ना? अब हम लोग देखेंगे कि देखो क्या होता है कि प्लान है तो प्लान में सारी चीजें कवर नहीं होती कभी कभी। अब क्या है कि आप सोचो कि प्लान में आपको वही स्टील दिखेगा जो हॉरिजॉन्टल में है, समझ में आ रहा है? कि आप खुद सोचो कि अगर आप आपके छत के ऊपर है, घर के छत के ऊपर हो तो आपको क्या चीज दिखाई देती है? सिर्फ आपका छत दिखाई देता है ना? लेकिन आपको वॉल्स में लगी हुई विंडोज दिखाई देती है क्या? नहीं दिखाई देती। क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि आप सिर्फ उसको ऊपर से देख रहे हो। लेकिन आपको अगर देखना है कि किस वॉल में, अगर मेरा स्क्वायर मतलब घर अगर स्क्वायर साइज का है ना, आप अगर एग्जैक्टली सेंटर में हो तो आपको सिर्फ पता चलेगा कि आपको सिर्फ स्लैब दिखाई दे रहा है ना? लेकिन आपकी किस वॉल में कितनी विंडोज है ये कैसे पता चलेगी? जब तक मैं उसको सामने से नहीं देखूंगा, है ना? जब तक मैं उस साइड से नहीं देखूंगा तब तक मुझे चीज नहीं समझ में आएगी। तो क्या है कि सारी चीजें आपके प्लान्स में कवर नहीं होती, इसीलिए वो क्या करता है, एक्स्ट्रा सेक्शंस लिए जाते हैं। एक्स्ट्रा सेक्शंस देखो, जैसे देखो कि यहाँ पे एक कॉलम है और यहाँ पे सेक्शन कट किया हुआ। अब ये देखो किस एरो दिखाई देता है ना, कुछ ट्रायंगुलर साइज दिखाई दे रही है कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे लाइन काटूं और इस साइड से देखूं तो मुझे क्या दिखाई देगा इस सेक्शन में? ये यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है। अब सेम चीज देखो कि और कहीं पे होगी, मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो ये कॉलम है और यहाँ पे 2S5 करके सेक्शन लिखा हुआ है। तो इसका मीनिंग क्या है कि मैं टॉप से इसको देख रहा हूँ बीम को, और मुझे इसके नीचे क्या दिखाई देगा ये चीज उसने नोट डाउन की है। ऐसे बहुत सारे सेक्शंस आपको दिखाई देंगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। तो जब हम लोग अभी ये जैसे S1 वाली शीट थी, है ना? S1 शीट में आपको प्लान दिखाई दे रहा है। जब मैं 2S5 है, जब मैं S5 शीट पे जाऊंगा और 2 नंबर का सेक्शन देखूंगा तब मुझे यहाँ पे नीचे क्या लग रहा है ये चीज समझ में आएगी। अब क्या है कि सारी चीजें कवर नहीं होती प्लांट में। कॉलम टू कॉलम के बीच में कौन सी ब्रेस लग रही है, क्या लग रहा है, कितना डिटेल दिया हुआ है, ये चीज हमको थ्रू सेक्शंस और थ्रू एलिवेशन व्यू समझ में आती है, जो आपको सेक्शन रीड करना आना चाहिए। ये सेक्शन रीड है, समझ में आ रहा है? कि देखो यहाँ पे 1S4 1S4, इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे 1S4 में कुछ ना कुछ डिटेल दिखाई दी होगी कि इस बीम के ऊपर बेंटलेट आ रही है या फिर एंगल आ रहा है या फिर बीम के नीचे कुछ लग रहा है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं, आपको और ज्यादा क्लियर पता चलेगा। Framing plan. These details and sections are required because the framing plan can never show enough information to tell the detailer exactly how the structural steel is to be fabricated or erected. Thus, explanatory details and sections must be drawn. These details and sections are usually drawn at scales of 1/2 inch equals 1 foot 0 inches to 1.5 inch equals 1 foot 0 inches. The details and sections on sheet S2 were drawn at 1 inch equals 1 foot 0 inches scale. Sections are cross-referenced to the structural framing plan by use of section symbols. The section symbol usually consists of a heavy cutting plane line
that indicates the location on the framing plan at which the section is taken, and then the section symbol itself. You may have noticed two types of section symbols on this framing plan. The section symbol cut on grid line D has the number 1 in the circle only. This indicates it is section cut number 1 on sheet S2, or the sheet you are currently on. Now, let's look at section cut 1/S4 on grid lines 3 and 4. This symbol means we will find this section on sheet S4, section number 1. Go to sheet S4. Notice the title on section 1 states that this is section 1/S2. This method of calling out details and sections indicates where the detail or section is cross-referenced from. In this case, on sheet S4, we were informed that section 1 was taken on sheet S2. After you look at design drawings from various engineering offices, you will find there are several methods used to call out details and sections. In this program, details will be referred to as enlarged plan views, such as the column-based details on sheet S2. In recap, if no sheet number is shown, you will find the detail or section on the current sheet. It was noted earlier that the first floor elevation was elevation 100 feet, 0 inches. It also notes the top of steel construction is 99 feet, 9 inches, unless noted, plus or minus X number of feet and inches. Notice the W18 by 46 beams along grid lines D and E, and between grid lines 1 and 2. See the minus 2.5 inch mark in parentheses? This means the top of the beam would be at elevation 99 feet, 6.5 inches, or 2.5 inches below the top of steel elevation of 99 feet, 9 inches. Section 1 on sheet S2 elevation. अभी क्या है कि जैसे आप लोगों ने देखा कि टॉप ऑफ स्टील एलिवेशन अनलेस नोटेड अदरवाइज UNO करके लिखा होता है 99 फीट 9. अब क्या होता है कि कुछ जगह पे अगर बीम नीचे जा रहा है या फिर ऊपर जा रहा है तो वो प्लान में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि जैसे यहाँ पे देखो W18 by 48 और ब्रैकेट में -2.5 लिखा है. तो इसका मीनिंग क्या है कि ये जो बीम है ये 99 फीट 9 इंचेस से 2.5 इंच और नीचे जाने वाला है. समझ में आ रहा है कि जितने भी मेरा स्टील था वो 99 फीट 9 पे अनलेस नोटेड एलिवेशन पे रहने वाला था. लेकिन अगर कुछ बीम्स के ऊपर एलिवेशन लिखा हुआ है या फिर ऐसे कुछ लिखा हुआ है कि -2.5 या फिर -3.5, तो आपको क्या करना है कि 99 फीट 9 से 2.5 इंच और नीचे वो बीम रहेगा. अगर 99 फीट 9 से 2.5 इंच माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 99 फीट 6.5. तो ये बीम का एलिवेशन मेरा कितना रहेगा? 99 फीट 6.5 एलिवेशन रहेगा. समझ में आ रहा है? ऐसे एलिवेशन को लिखा जाता है. मतलब क्या है कि कुछ बीम आइदर नीचे हो सकते हैं, कुछ ऊपर हो सकते हैं. तो इनका एलिवेशन डिफरेंस कैसे दिखाते हैं? ब्रैकेट में दिखाते हैं, है ना. ब्रैकेट में लिखा जाएगा कि ये एलिवेशन यहाँ पे रहेगा. आइदर ये एक मेथड रहती है या फिर कैसी रहती है कि अनलेस नोटेड एलिवेशन 99 फीट 9 लिखा है और अगर किसी बीम का एलिवेशन अगर चेंज है तो उसके आगे उसका एलिवेशन लिखा जाएगा. मतलब ब्रैकेट में क्या लिखा रहेगा? 99 फीट 6.5 इंच ऐसे लिखा हुआ रहेगा. दोनों मेथड से होता है ना. एक तो एब्सोल्यूट मेथड या फिर एक्चुअल मेथड. एक्चुअल मेथड मतलब क्या है कि सीधा एलिवेशन दे दो. एब्सोल्यूट मेथड मतलब कैसी है कि अगर एक एलिवेशन दिया हुआ है और उसमें ब्रैकेट में माइनस वैल्यू लिखी है तो उससे क्या है कि वो वैल्यू माइनस कर लो उस एलिवेशन से. ये होती है एब्सोल्यूट मेथड. ठीक है, समझ में आ रही है? Of 99 feet, 9 inches. Section 1 on sheet S2 explains why this beam must be lowered 2.5 inches. The top of the joist and the top of the framing beam on the other side of grid line D must be level with one another in order to receive the metal deck. Section 2 on sheet S2 indicates a beam bearing on a ledge within the concrete foundation wall. This beam has a 3/4 inch by 8 inch by 1 foot 2 inch bearing plate, field welded to the bottom of the beam, with a 1/4 inch fillet weld on both sides of the flange.
The filled-in flag in the welding symbol indicates that the weld is to be made in the field. The plate is anchored to the wall with two 3/4-inch diameter, 8-inch long anchor bolts. The bolt is a machine bolt grade ASTM A307. An example where these conditions occur is at grid B6, where you will also find section mark 2. अभी यहाँ पे देखो कि ये जो बात कर रहा है, अब तक हम लोगों ने सेक्शंस देखे थे कि जहाँ पे आपका स्टील के साथ ही कनेक्ट हो रहा था, है ना? अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे एक सेक्शन कट किया हुआ है, सिर्फ 2 सेक्शन कट है। और 2 सेक्शन में क्या दिया हुआ था, अगर आप देखते हो 2 सेक्शन में, तो ये देखो ये बीम था, है ना? और इस बीम को यहाँ पे कुछ वॉल के साथ कनेक्ट होने वाला है, यहाँ पे ये एंगल्स है ना? तो यहाँ पे कुछ वॉल होगी और वॉल के साथ कनेक्ट है। तो उस सेक्शन में आप देख पाओगे कि कैसे चीज दी हुई है। Anchored to the wall. अब देखो ये 2 सेक्शन में क्या दिखा हुआ था कि मेरा जो बीम आ रहा है वो कहाँ पे रेस्ट हो रहा है, वो वॉल के ऊपर रेस्ट हो रहा है। अब वॉल के ऊपर रेस्ट होना मतलब ऐसा नहीं होता कि जब आप वॉल के साथ कनेक्शन करते हो तो इसका मीनिंग ये नहीं होता कि वॉल आपने बना दी कंक्रीट वाली वॉल और उसके ऊपर सीधा सीधा आप लोगों ने बीम को डाल दिया, रख दिया। क्या होता है, बीम का कनेक्शन आपको करना है। जैसे आप लोगों ने कॉलम्स के कनेक्शन किया है ना, कॉलम्स की कनेक्शन हम लोगों ने कैसे की है, हम लोगों ने पहले टॉप ऑफ फुटिंग देखी, टॉप ऑफ फुटिंग के बाद हम लोगों ने क्या किया, उसमें एंकर रॉड डाले और फिर आप लोगों ने उसके ऊपर बेस प्लेट की जो होल मैच की एंकर रॉड से और बोल्टिंग कर दी। ये आपने कॉलम का कनेक्शन किया, है ना? वैसे ही आपको बीम का कनेक्शन करना पड़ता है। बीम के लिए भी आपको 3 चीज करनी पड़ेगी। अगर वो कंक्रीट के ऊपर आ रही है या फिर उसके ऊपर, तो हम लोगों को पहले देखना पड़ेगा कि नीचे पहले आपको एंकर रॉड डालने पड़ेंगे, फिर उसके ऊपर बेस प्लेट या फिर बियरिंग प्लेट बोलते हैं, वो बियरिंग प्लेट रखनी पड़ेगी और फिर आपका बीम आएगा और फिर बोल्टिंग हो जाएगी। आइदर बोल्टिंग होगी या फिर वेल्ड देंगे, है ना? जैसे इस सिंबल में दिया हुआ है, देखो ये एंकर रॉड प्लेस है, ये बियरिंग प्लेट है और फिर यहाँ पे एंकर रॉड के बोल्ट को कनेक्शन कर दिया गया। ये और डिटेल में हम लोग जाएंगे, अभी से बता, जस्ट इंट्रोडक्टरी चल रहा है। With two 3/4-inch diameter, 8-inch long anchor bolts. The bolt is a machine bolt grade ASTM A307. An example where these conditions occur is at grid B6, where you will also find section mark 2. Section 3 is a condition taken along grid line A, describing a beam running parallel to the wall and framing into the columns at the grid lines. The foundation wall is shaped at the top to allow space for the W18 by 46 beam. Also notice the angle 3 by 3 by 1/4 bolted to the top of the wall, which is used to attach the metal siding at the bottom of this wall. As shown on Elevation 3 on page S5 and Section X, you will see the C10 by 15.3 channels placed horizontally to provide framing for the steel siding further up on the metal wall. The channels used in this application are called girts. The framing conditions of the girt system. अगर आप वहां पे देखो कि प्लान में 3 सेक्शन काटा हुआ था, जहां पे आपको समझ में आएगा कि 3 में क्या दिया हुआ है, पूरी की पूरी एलिवेशन व्यू दी हुई है कि उस बिल्डिंग के पेरीफेरी में क्या चीज लगने वाली है ना। ये चीज जैसे हॉरिजॉन्टल चीज लगती है, इनको हम लोग गर्ड्स बोलेंगे। ये वर्टिकल जो होते हैं ये जैम्स रहते हैं जहाँ पे ओपनिंग है। यहाँ पे देखो वर्टिकल एलिवेशन में भी ओपनिंग है। ये शायद ओपनिंग किसके लिए होगी, डोर ओपनिंग होगी, है ना? यहाँ पे डोर है, स्मॉल डोर, और ये जो है ये बड़ा डोर ओपनिंग है ना? ये गर्ड्स रहेंगे। हम लोग जब जैम्स पर्लिन्स गर्ड्स पढ़ेंगे उस टाइम पे और ज्यादा क्लियर होगा, लेकिन एलिवेशन व्यूज में सेक्शन कट कैसे दिए हुए, किस डायरेक्शन से दिए हुए, ये चीज आपको सिर्फ यहाँ पे दिखाई दी है ना? Will be discussed more in depth in a later module. Section 4 on sheet S2 shows an angle mounted to the foundation wall as we have previously seen. This angle is provided to support the edge of the metal deck. This angle is mounted to the wall by 3/4-inch diameter expansion bolts. Notice the triangle symbol used to indicate the expansion bolt. The bolts securing the angle are spaced every 2 feet 0 inches center to center. Thus, the details of the angle 3 by 3 by 1/4 will also need to show the holes in the angle at 2 feet 0 inches center to center. Details A through F on sheet S2 indicate the various column base plate sizes and shapes, as well as the bolt hole locations.
Note that on details C, D, E, and F, the base plates are clipped, that is, cut on a slant at 45 degrees, on the side that faces into the building. When the detailer details these column bases, particular attention must be paid to the orientation of the columns on the base plate in order to prevent an error. The other information shown is similar to the column base details shown on the foundation plan. The members are shown on the roof framing plan in the same manner they were shown on the floor framing plan. The majority of the roof on this project is framed with W-shaped beams. Many designers and fabricators will refer to the members along grid lines A through D as girders. Girders are principal horizontal or inclined structural beams which support other beams. अभी यहाँ पे देखो, ये आपका रूफ प्लान है, ठीक है। हम लोगों ने अब तक फर्स्ट फ्लोर प्लान देखा। अब रूफ प्लान में आपको चीज दिखाई दे रही है कि यहाँ पे भी आपको लाइंस दिखाई दे रही है ना, कंटिन्यूअस लाइंस की। अब गर्डर्स किसको हम लोग बोलेंगे, इसकी डेफिनेशन इसने दी है कि गर्डर्स आर द प्रिंसिपल हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड स्ट्रक्चरल बीम्स which support the other beams and are themselves supported by the building wall or a column. अब क्या है कि मैंने आपको कहा था कि जो हॉरिजॉन्टल मेंबर आपको दिख रहे हैं ना, ये जो लाइन दिख रही है, हम लोग इनको बीम कहेंगे, है ना। ये कॉलम टू कॉलम के बीच में जो रन हो रहा है, इनको हम लोग बीम कहेंगे, हम इसको भी बीम कहेंगे, इसको भी बीम कहेंगे। लेकिन बीम और गर्डर दो स्पेसिफिक अलग नाम आते हैं। अब क्या है कि बीम और गर्डर दोनों बीम ही है, लेकिन गर्डर का एक अलग मीनिंग हो जाता है। अब ऐसा बीम जिसके ऊपर और दूसरे बीम लग रहे हैं, है ना। जैसे ये देखो, ये एक बीम है, इसके ऊपर इधर से भी बीम लग रहा है, इधर से भी बीम लग रहा है, और ये जो बीम है ये कॉलम से सपोर्टेड है, ठीक है। तो इसको हम लोग गर्डर कहते हैं। गर्डर की डेफिनेशन को, गर्डर्स आर अ प्रिंसिपल हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड स्ट्रक्चरल बीम्स व्हिच सपोर्ट अदर बीम्स एंड आर देमसेल्फ सपोर्टेड बाय द बिल्डिंग वॉल्स और कॉलम। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, ये W18/35, ये एक साइड कॉलम से कनेक्टेड है, दूसरी साइड भी कॉलम से कनेक्टेड है, और इस बीम से आपके दूसरे जो बीम्स लग रहे हैं, है ना। अब ये जो है, ये मेरा गर्डर हो गया और ये मेरे नॉर्मल बीम्स हो गए। समझ में आया गर्डर की डेफिनेशन आपको। अभी यहाँ पे दोनों साइड में कॉलम से कनेक्टेड था, और इस साइड ये जो W18/35 है, ये देखो एक साइड में कॉलम से कनेक्टेड है और दूसरी साइड में वॉल से कनेक्टेड है, लेकिन इसके ऊपर भी आपके बीम्स लग रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज हो जाती है आपके गर्डर। तो गर्डर का डेफिनेशन याद रखो। And themselves are supported by the buildings or walls or columns. Some designers and fabricators may call these same members beams. A beam is defined as a horizontal or inclined structural member that carries a load and is supported at two or more points. अब यहाँ पे देखो, गर्डर की डेफिनेशन हम लोगों ने देखी थी कि गर्डर की डेफिनेशन भी सिमिलर ही थी, लेकिन यहाँ पे बीम की डेफिनेशन है। A beam is a horizontal or inclined structural member that carries the load and is supported at a two or more point. मतलब क्या है कि बीम की डेफिनेशन क्या है कि आइदर हॉरिजॉन्टल मेंबर हो सकता है, इंक्लाइंड मेंबर हो सकता है, और उसके ऊपर लोड आएगा और वो सपोर्ट करेगा दो पॉइंट से, एक ये पॉइंट, ये पॉइंट। मतलब इसके ऊपर जरूरी नहीं कि इसके ऊपर कोई बीम लगी। समझ में आ रहा है। गर्डर में वैसा नहीं था। गर्डर में क्या था कि हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड मेंबर एंड कैरीज अदर बीम्स, ठीक है, और सपोर्टेड बाय वन और टू पॉइंट, मतलब आइदर वॉल और कॉलम। ऐसे गर्डर की डेफिनेशन थी। तो गर्डर आपको समझ में आना चाहिए, जब भी आप देखोगे कॉलम टू कॉलम के बीच में लगने वाला बीम, उसके ऊपर अगर कोई बीम आ रहा है वो गर्डर हो जाएगा। और जो नॉर्मल मेरे इनफिल बीम, हम लोग इनको बोलते हैं इनफिल बीम, मतलब क्या है, ये फिलर की फिलिंग की, मतलब फिल कर रहे, ये इस एरिया को वो फिल करने का काम कर रहे, इसलिए इनफिल बीम। तो ये हो जाते हैं मेरे बीम, ठीक है। Thus, a girder may be called a beam and still be technically correct. The two areas between grids D and E are framed with steel joists similar to the first floor framing plan. Notice on the roof, which has lighter loads, the joists are spaced at 4 feet 0 inches on center. In section numbers 1 and 4 on sheet S3, you will see overhanging beam conditions. These two sections are similar to one another, except for the column sizes and cap plate sizes. In many locations on this project,
the beam will overhang the column by 4 feet 6 inches. This is also shown on the roof framing plan. Locate where this section was taken at grid line A4. Notice that the lines representing the W18 by 35 at grid A4 goes through the column. This means that the W18 by 35 beam line continues over top of the column to a location 4 feet 6 inches to the right, where it indicates a splice. अब यहाँ पे आप नोट डाउन करो कि जैसे मैंने आपको कहा था कि बीम क्या होता है, एक बीम एक कॉलम से स्टार्ट हुआ दूसरे पे खत्म होता है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे आपको ऐसे सिंबल्स दिखेंगे, है ना। क्या होता है, इनको हम लोग स्प्लाइस बोलते हैं। मतलब क्या होता है कि एक बीम एक कॉलम से स्टार्ट हुआ और वो दूसरे कॉलम पे ना रुकते हुए उसके ऊपर से निकल गया और कुछ डिस्टेंस 4 फीट डिस्टेंस के बाद उसने दूसरे बीम से कनेक्शन किया, है ना। फिर दूसरा बीम वहां से स्टार्ट हुआ, बीच में ही स्प्लाइस होगी फिर से। जैसे यहाँ पे देखो कि यहाँ पे W18/35 यहाँ पे एंड हो जा रहा है। अगर यहाँ पे आप अच्छे से नोटिस करते हो तो ये लाइन के बीच में थोड़ा सा गैप दिखेगा आपको, है ना। तो ये गैप का मीनिंग क्या होता है कि बीम उस कॉलम पे आके लग रहा है, मतलब उसके आगे नहीं जा रहा। यहाँ पे देखो ये लाइन कंटिन्यू दिख रही है, W18/35 की लाइन अगर देखते हो तो ये कंटिन्यूस जा रही है। इसका मीनिंग क्या है कि ये जो बीम है इस कॉलम के ऊपर से पास आउट हो रहा है ना। मतलब ये जो कॉलम है, ये कॉलम इस बीम के बॉटम फ्लेंज पे ही कनेक्ट हो जा रहा है। जैसे आप लोगों ने ये डिटेल देखी, डिटेल में आपको समझ में आया होगा। Compare 5 at grid A4 goes through the column. Locate other except for the यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो कॉलम था वो कॉलम नीचे ही रुक गया और बीम उसके ऊपर आगे चला गया। कितना आगे चला गया? 4 फीट 6 आगे गया और उसके बाद फिर से बीम स्टार्ट हो गया। मतलब क्या है कि अगर सपोज वहां पे डॉटेड लाइन में वहां पे अगर गैप दिखता था, मैं जैसे बता रहा था गैप, तो क्या रहता है, ये कॉलम ऊपर रहता था और इस कॉलम के ऊपर आपका इस बीम का कनेक्शन आता था। लेकिन उस प्लान में ऐसी चीज नहीं दिखाई दी। इस प्लान में कैसे दिख रही थी कि कॉलम नीचे दिख रहा है, कंटिन्यूअसली आगे चला गया बीम और यहाँ पे जाके उसका स्लाइस कनेक्शन हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको डॉटेड लाइन दिख रही है ना, ये तो ऐसी चीज कॉलम के ऊपर से बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप मेंबर इनपुट करते हो सबसे पहले, तो मेंबर इनपुट करते टाइम गलती नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं गलती होनी चाहिए? क्योंकि सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, मॉडल इनपुट करने के बाद आपको ईवीएम का रिपोर्ट निकालना पड़ता है। हम लोग अभी 2C जो मॉडल पढ़ेंगे उसमें आने वाला है। हम लोग जब इनपुट करेंगे मॉडल को, बीम्स को, तो एग्जैक्ट लेंथ में होने चाहिए। अगर उसकी लेंथ कम या ज्यादा हो गई और परचेसिंग मैनेजर जो फैब्रिकेशन शॉप में बैठा है उसने अगर खरीदी मतलब शॉप कर लिया और अगर आप जब 2D ड्राइंग उसको भेजोगे और उसकी लेंथ अगर मैच नहीं हुई, तो सोचो जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। आइदर शॉर्ट होती है, लॉन्ग होती है तो शॉर्ट होती है, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा कि उसका जो मतलब पीस लेके रखा है उसने वो वेस्ट हो जाएगा, है ना। और वेस्ट पीस का वो कुछ नहीं कर सकता। इससे क्या हो जाएगा, जो पेनल्टी लगती है, जो कॉस्ट है उस डील का, वो आपके ऊपर आ जाएगा। इसीलिए ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। by 35 at grid A4 goes through the column. This means that the W18 by 35 beam line continues over top of the column to a location 4 feet 6 inches to the right, where it indicates a splice. Compare that to the column at grid C2, where the W18 by 35 on grid line C stops short of the column, indicating the W18 frames into the column. The member to the right of the splice is a W12 by 26. This type of framing system allows the members to be smaller and lighter and is a cantilever or continuous framing system. The splice between the W18 by 35 and the W12 by 26 is done by a typical splice connection, which consists of a plate 3/8 inch thick, 7.5 inches wide, and 9 inches long on each side of the beam webs, and bolted with 6 3/4 inch diameter bolts. The W8 by 31 column calls for a 1/2 inch by 9 inch by 0 feet 9 inches top or cap plate
welded to the column with a 1/4 inch fillet weld all around the top of the column. The small circle in the welding symbol means weld all around the joint. The decking being used on the roof, shown on sheet S3, is 1.5 inch 22 gauge painted Type B roof deck. In this case, the decking is painted. अब क्या है कि आपका स्टील तो आता है, लेकिन अभी जैसे डेक हो गया, जॉइस्ट हो गया, ये हमारे स्कोप में नहीं होता, लेकिन इसका कोऑर्डिनेशन हमारे स्कोप में होता है। तो जो डेक वेंडर रहेगा या फिर जॉइस्ट वेंडर रहेगा, उसके पास भी यही ड्राइंग्स आती है ना। तो उसके लिए देखो ये नोट दिया हुआ है कि 11/2 × 22 GA का पेंटेड टाइप बी रूफ डेक चाहिए। तो उसको ये नोट से समझ में आएगा कि रूफ डेक की डायरेक्शन कैसी है, क्या है, ये उसकी डायरेक्शन है, रूफ डेक कैसे प्लेस होगा उसकी डायरेक्शन, ये भी बाद में हम लोग देखेंगे। तो इसकी भी स्पेसिफिक नोट्स होती है ना, ये चीज। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ ऐसी लाइंस दिख रही है, ये बीम था और बीम के नीचे देखो ऐसे एक्स करके दिखाई दे रहा है। इस एक्स का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि अगर मैं इस साइड से देखूंगा नीचे, तो इस बीम के नीचे मुझे ब्रेस लगते हुए दिखेगी, क्रॉस ब्रेस ऐसे दिखने वाली है। इलेक्शन व्यूज में अगर आप देखते हो 1S5 करके शीट पे जाके, S5 शीट पे पहले नंबर का सेक्शन, तो आपको पता चलेगा कि इस बीम के नीचे ब्रेसिंग लगी हुई है कॉलम्स के बीच में। ठीक है, मतलब सेक्शन रीड करना भी आना चाहिए ऐसा। Type B roof deck. In this case, the decking is painted. Galvanized deck is also available for roof decking. Sheet insulation will be placed on top of the decking with a membrane roofing material over the insulation. The roofing details are typically shown on the architectural drawings, which are not a part of this program. Section 2 on sheet S3 shows a typical opening through the roof for items such as roof drains. आपको प्लान्स में, अभी जैसे हम लोगों ने बॉटम वाला मतलब फर्स्ट फ्लोर प्लान देखा था, अब रूफ प्लान्स में आपको रूफ ओपनिंग्स भी दिखाई देंगी। जैसे मैंने आपको कहा था कि क्या होता है, देखो डक्ट की ओपनिंग के लिए हम लोगों ने कुछ ओपनिंग दिखाई थी, या फिर अभी क्या ऐसा होता है कि जो टॉयलेट के पाइप्स होते हैं या फिर रूफ ड्रेन के पाइप्स होते हैं, है ना, तो उनके लिए भी ओपनिंग चाहिए होती है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली रहेंगे बॉटम के फ्लोर से लेके सीधा रूफ तक, तो उनके पाइप्स के लिए भी आपको ओपनिंग चाहिए रहती है। तो ओपनिंग्स हम लोग कैसे दिखाई देते हैं आपको, ये मेन स्किल के साथ साथ मिसलेनियस के ऐसे कुछ ओपनिंग्स भी दिखाई देगी, रूफ ओपनिंग जी। तो इनकी भी डिटेल्स आपको कॉन्ट्रैक्ट सेट में दिखाई देती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट सेट अगर आप देखोगे तो उसके लिए भी आपको टिपिकल डिटेल दिखाई देता है कि टिपिकल रूफ ओपनिंग डिटेल, तो उसके लिए कौन सा साइज यूज करना है, क्या साइज यूज करना है, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट सेट दिखाऊंगा उस टाइम पे। ये And openings for the use of mechanical equipment located on the roof. This type of framed opening detail could also be used for small openings on a floor framing plan. Small openings such as this are made with angles welded in the fabrication shop to a specified size. Notice the back of the angle is positioned to the opening side. On a large opening, the design drawing may show channels or small beams around the opening. On the framing plan, the opening is indicated by an X through the opening. On this roof opening, the exact size and location is shown on the framing plan. If the exact size is not shown, and if mechanical drawings are part of the contract documents, refer to the mechanical plans for the opening size. If not, ask the architect or engineer to verify these sizes and locations on your fabrication drawings. Section 3 shows the beam to column connection condition at grid lines D and 2. The W18/35 on the left side indicates the beam is down 2.5 inches to receive the steel joists. On Section 3, you will find a shear plate 3/8 by 4.5 by 1 foot 3 inches welded to the 4x4 column and 4 bolts connecting the beam to the plate. The W18/35 on the right side is a similar condition, but is not lowered 2.5 inches. The W18/35 on the right side and the W14/30 are also connected to the column by means of shear plates. The plate connecting the W14/30 is only 9 inches long
and has only 3 bolts because of the smaller beam depth. The building brace section cuts 1-S4, 2-S4, and 1-S5 are shown on the roof framing plan and floor framing plan and illustrate the building bracing system. On sheet S4, notice details 3 through 7, which are bracing details cross-referenced back to floor framing plan sheet S2. These braces will be discussed in detail in a later module. The horizontal members, called girts, are C10 by 15.3 channels, which are connected to the columns and also supported by 5/8" diameter sag rod. The sag rods are connected to the roof beam above, as shown in section X. Horizontal channels are also used around door and window openings. The 2 X's shown between grids 3 and 4 indicate 2 door openings. These door jambs, or sides of the doors, are also supported with C10 by 15.3 channels. The connections and detailing of the girt system will be discussed in more detail in a later module. तो आप लोगों ने ये चीज देख ली कि ये एक्चुअली आपका मॉडल 2A था। मॉडल 2A में क्या देखा हम लोगों ने कि कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग में कैसे कैसे चीजें इंक्लूड होती है ना, मतलब प्लान, मतलब पहले जनरल नोट से लेके फाउंडेशन प्लान के बाद आपके प्रूफ प्लान्स या फिर फ्रेमिंग प्लान्स। तो फ्रेमिंग प्लान्स में बीम कैसे नोट डाउन किया जाता है, कॉलम कैसे नोट डाउन किया जाता है, फिर अलग ब्रेसेस मेंबर्स थे वो कैसे नोट डाउन किए गए। फिर हम लोगों ने देखी सेक्शन मार्किंग, देखी कि सेक्शन मार्किंग क्यों दी जाती है ना, एग्जैक्ट डिटेल देने के लिए। जैसे अभी आप लोगों ने एक कॉलम पे 2-3 बीम आते हुए देखे, तो उन बीम के कनेक्शन कैसे होने वाले थे वो थ्रू सेक्शंस के उसने दिखाया है ना, थ्रू सेक्शन उसने दिखाया कि कैसे कनेक्ट होने वाला है। फिर हम लोगों ने देखा कि इलेवेशन व्यू में आप लोगों ने देखा कि 2 कॉलम्स के बीच में कैसी ब्रेसिंग आने वाली थी, वो इलेवेशन व्यू में नोट डाउन की गई थी, है ना। फिर कोई बीम आपका वॉल के ऊपर रेस्ट हो रहा है तो उसका कनेक्शन कैसे हो सकता है वो दिखाया दिया। फिर गर्डर किसको कहते हैं, बीम किसको कहते हैं, ये चीज बताई गई, है ना। तो ये सारी चीजें आपको सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग रीड करते आना चाहिए, इसी पर्पस के लिए बताया गया था, ठीक है। तो ये हमारा मॉडल 2A था। अब मॉडल 2B मैं कल स्टार्ट करूंगा। मॉडल 2B में आपको ये मॉडल समझ में आया सबको, है ना? सर एक डाउट था थोड़ा सा। बोलो। सर जो जैसे लाइंस के बारे में है, इसमें लाइंस कौन सी लाइन किस चीज के लिए है, तो सर एक लाइंस के ऊपर एक थोड़ा लेक्चर मतलब आपके पास पहले से होगा तो आप दे सकते हैं क्या? लाइंस में ऐसा कोई नहीं होता। आप अगर देखोगे लाइंस हर एक चीज के लिए कोई लाइंस नहीं होती। अब क्या है कि इसमें आपको सिर्फ 2 टाइप के लाइंस दिखेंगी। जैसे मैंने बताया कि एक डॉटेड लाइन दिखाई दी हुई थी जिसमें जॉइस्ट लिखा हुआ था, उसके ऊपर लिखा हुआ था 16K3। मैं जब जॉइस्ट आपको पढ़ाऊंगा तो उस टाइम पे आपको पता चला क्या कि जॉइस्ट के जो नेम्स होते हैं उससे आप पहचान जाओगे कि ये जॉइस्ट है। अब जैसे आप लोगों ने थिक लाइन देखी और थिक लाइन के ऊपर लिखा हुआ था W18/46, है ना। तो ये क्या था कि वो W बीम था, मतलब बीम की लाइन थी। अगर वो सेम लाइन और उसके ऊपर अगर C लिखा होता तो C12 की लाइन, मतलब वो जो मेंबर है वो C चैनल है। W के वो जो लाइन लिखी है उसके ऊपर जो नाम लिखा हुआ है वो उसकी लाइन हो जाएगी। ऐसे जरूरी नहीं है कि डॉटेड लाइन कैसी रहेगी, फिर सिंगल डॉट और डबल डॉट, ऐसे डिफरेंट लाइन नहीं मिलती आपको 2 ही टाइप की लाइन मिलेगी। एक आपको कंटिन्यूअस लाइन और जो दूसरी रहेगी वो डॉटेड लाइन जिसके ऊपर आपको जॉइस्ट लिखा रहेगा। बस आपको प्लान्स में वही चीज दिखाई देगी। अब जैसे क्रॉस लिखा हुआ था, क्रॉस का मतलब है ओपनिंग, है ना, बस यही है। तो इसके अलावा कोई नहीं। मतलब आपको जैसे आप लोगों ने जैसे ग्राफिक्स पढ़ा था तो ग्राफिक्स में क्या होता है कि सिंगल डॉट लाइन किसके कब यूज करना है, डबल डॉट लाइन कब यूज करना है, कंटिन्यूअस लाइन कब यूज करना है, ऐसा इसमें नहीं होता। इसके लिए आपको ऐसे स्पेसिफिक नहीं रहेगा। आपको जब आप लोग कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट ओपन करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में जैसे मैंने आपको बताया था कि देखो कि पहले शीट पे एब्रिविएशंस लिखा हुआ था और उसके नीचे आपको फिर अगर लाइन है, मतलब मॉडल्स में कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में अगर किसी टाइप की लाइन यूज हो रही है तो वो लाइन क्यों यूज हो रही है वो वहां पे लिखा हुआ रहेगा। मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में ही देख सकते हो कि वो लाइन पर्टिकुलरली किस चीज के लिए यूज हो रही है। इसका मतलब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी या फिर ध्यान में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में ही दिया रहेगा। अगर स्पेशल टाइप की लाइन अगर यूज होती है कहीं पे, है ना, मतलब
3 डॉट और फिर कंटिन्यूस लाइन, फिर 3 डॉट कंटिन्यूस लाइन, अगर ऐसी लाइन भी यूज होती है तो वो लाइन क्यों यूज हो रही है वो आपको कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट के पहले पेज पे ही मिल जाएगी या फिर पहले दूसरे पेज पे मिल जाएगी जहां पे सारे डिटेल्स दी होती है। समझ में आया? ठीक है सर। तो ये मॉडल 2A था। मॉडल 2A का मैं रिकॉर्डिंग आपको अपलोड कर दूंगा। फिर हम लोग मॉडल 2B जो है वो, सॉरी मॉडल 2B था ये, मॉडल 2C जो ABM के रिलेटेड है मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, ठीक है, जिससे आपका मॉडल 2 खत्म हो जाएगी। है? बस आज का सेशन मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, चलेगा? चलो, गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट सर।